जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे। और अगर साथी कुछ अच्छा नहीं है तो मैं विश्वास करता हूं कि आप एक दिन अपनी मेहनत के दम पर सब कुछ अच्छा करेंगे और एक दिन सब अच्छा होगा। तो आप लोग जानते हैं साथी, एक इंतजार के बाद में 3 बजे का प्रैक्टिस सेशन, जिसकी एक विशेष पहचान सभी वनडे एग्जाम्स के लिए रही है और बीच के गैप के बाद में फिर से शुरू हो रहा है। टारगेट है हमारा कि हम आज से शुरू करके हर मंडे टू सैटरडे 40 सेट तक इस सीरीज को हम चला के रखेंगे। सीरीज का नाम है साथी नायक सीरीज। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आपके एग्जाम, जो भी 2024 में एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम आप देने वाले हैं, चाहे सीपीओ, सीजीएल हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आरपीएफ हो, या आपका स्टेट का कोई एग्जाम जो आप देने वाले हैं, वहां पर ये नायक सीरीज आपको साथी नायक बनाएगी। और एक नायक बनने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए, आपके अंदर कुछ गुण होने चाहिए, जो छात्रों के अंदर गुण होने चाहिए, जिनमें से सबसे प्रमुख गुण होता है साथी एकाग्र होना। बहुत जरूरी है। एकाग्र मतलब आप लोगों का ध्यान लगाना बहुत जरूरी है कि हम ये 40 सेट तक बने रहेंगे या नहीं रहेंगे। जिसको ये जर्नी छोड़नी है वो आज ही छोड़ देगा, और अगर जो आज बना रहेगा तो वो साथी 40 दिन, यानी कि ये हमारा रोज 1.5 घंटे, 60 घंटे का प्रॉमिस मैं आपसे कर रहा हूँ कि चीज़ों को मैं आपको डिलीवर करूंगा। आज हो सकता है कि हम बातें करें इस सेट के बारे में कुछ, तो चीज़ें ऐसा होगा कि कंटेंट शायद थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि हमारे पास इसके लिए 1.5 घंटा रहेगा। उसको हम कभी 1 घंटा 35 मिनट और कभी 1 घंटा 25 मिनट भी रखेंगे, वो कम ज़्यादा हो जाएगा साथी। तो आप लोग इसके लिए कितने उत्साहित हैं, मैं एक बार आप सब लोगों के थम्स अप देखना चाहता हूं कि हाँ, आप एक एनर्जी से इसको करने आए हैं। और जीएस के उस डर को कि जी मेरा स्कोर नहीं हो पाता, मैं बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे कर लेता हूँ, जीएस में मेरा स्कोर जो है वो कम हो जाता है, उसको साथी एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये सेट आपका आया है। तो ये तो बातें हुई कि जो कॉन्फिडेंस मुझे आपको देना था, एकदम जरूरी कॉन्फिडेंस है, लेकिन सिर्फ मेरे कॉन्फिडेंस देने मात्र से बात नहीं बनती साथी। जरूरियत होगी आप लोगों को, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी हर रोज़ के रिवीजन की, हर रोज़ के साथी आप लोगों को उत्साह की, जो आपको कक्षा में बनाए रखेगा। साथ ही ऐसा होगा, शुरुआत की 10 कक्षाओं में शायद मटेरियल कुछ ज़्यादा हो, आपको शायद नोट्स बनाने में 2.5 घंटे तक भी लगें, लेकिन विश्वास मानना कि एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाने के लिए जीएस की एक क्लास, आप जब परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो आपको याद आएगी कि ये जो आपने मेहनत की थी वो निरर्थक नहीं हुई, ये आपने सार्थक मेहनत की है और आप परीक्षा में साथी चमकेंगे। ये आपके भाई का आपसे वादा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्त, आज आप लोग जानते ही हैं, छोटी सी बात आप लोगों से करनी है कि आज 1 मई है, और 1 मई को कौन सा दिवस आप लोग जीएस की क्लास में आएंगे तो एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जानते होंगे। आप जानते हैं जी, वर्ल्ड लेबर डे है, विश्व श्रमिक दिवस आज मनाया जाता है। तो दोस्त, श्रमिकों की हालात आपको पता है कि श्रमिक 12 घंटे काम करता है अपनी फैमिली के लिए, और आप कंफर्ट जोन में रहते हो और 12 घंटे शायद पढ़ना मुश्किल है, लेकिन आप लोगों को पता है कि शायद अगर आज 12 घंटे मेहनत नहीं की तो कल 12 घंटे तो साथी काम करना पड़ेगा। तो चॉइस इज योर्स, ये आपकी इच्छा है कि आपको टिफिन ले जाकर के 12 घंटे लेबर के लिए काम करना है, या आप 12 घंटे पढ़ के अपने भविष्य को साथी, ये जो दौड़ है स्टूडेंट्स की, इसमें आप अपने प्लेस को जो रिजर्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, आप उसको सुरक्षित कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये आपके हाथ में होगा। तो जर्नी हमारी शुरू होगी आज के यहां से कि आप एक श्रमिक से, एक लेबर से एक नायक, एक हीरो बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। ये मेहनत मैं आपके पक्ष में साथी पेश करता हूं, आपके पाले में गेंद है कि आप इसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार बोलना कि भैया प्रॉमिस है, हम करके दिखाएंगे। और जब अगर आप मेरे साथ हैं तो साथी किसी भी कंटेंट को और इसी जीएस के घमंड को हमने हमेशा नीचा किया है। हर परीक्षा में, एसएससी का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ, चाहे सीएचएसएल हो, विगत वर्षों की क्लासेस यूट्यूब पर हैं, पेपर आप लोगों के पास हैं, मिलान साथी कर सकते हैं कि हमने इसी जीएस को हमेशा नीचा दिखाया है। फिर से आपकी मेहनत इसको नीचा दिखाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सुबह हम एक बार सीन 2 लगा देंगे। साथ ही ये सीन 2 पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ एग्जाम के नाम मैंने लिखे हैं। एग्जाम जैसे यहाँ पर सीजीएल है, तो सीजीएल में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? प्री मेंस 25 क्वेश्चन,
सीपीओ में साथी आपका 50 क्वेश्चन सिर्फ प्री में जीएस आती है आपका, सीएचएसएल 25 क्वेश्चन आपका, एमटीएस प्री 25 क्वेश्चन होंगे आपका, जीडी 20 क्वेश्चन, यूपी पुलिस 38 क्वेश्चंस, आरपीएफ 50 क्वेश्चन। क्योंकि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है ये जानना। जैसे ग्रुप डी के लिए तो अभी अगर हम बात करें आपका और एनटीपीसी का, ये यहाँ पर ग्रुप डी के लिए 40 क्वेश्चन और सीबीटी 1-2 40 और 50 क्वेश्चन। यहां पर लिखा हुआ है साथी स्टैटिक का 25 में से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है सीजीएल में, 7 से 8 क्वेश्चन। सीपीओ 1314 और 2023 के डेटा के आधार पर एक बैलेंस करके कुछ यूनिट्स निकाल के आप लोगों के सामने पेश की गई हैं, ठीक है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स। तो उम्मीद करूंगा इस स्क्रीनशॉट को आप हमेशा अपने फोन में सुरक्षित रखेंगे। ऐसा कभी आप ना पूछें कि भैया करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स से, क्योंकि छात्रों की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि किस सब्जेक्ट से भैया कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चार्ट आपके पास रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, थम्स अप कर दे कि भैया स्क्रीनशॉट हम ले चुके हैं और अब हम तैयार हैं। और अगर तैयार हैं तो फिर कुछ चीजें बता दूं। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा, भैया नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं साथी। तो मैं बताऊंगा कि इसकी पीडीएफ आपको रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर क्लास के बाद में 3 बजे की तीन पीएम क्लास के नाम से एक फोल्डर होगा, उसमें एक क्लास मिल जाएगी। दूसरी बात साथी मैं बताऊं कि मेरा पक्ष रहेगा कि आप हाथ से नोट्स बनाएं। शायद थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो फिजिकल मेमोरी होती है ना साथी, वो ज़्यादा बेहतर है। तो हाथ से नोट्स बनाने, हर रोज नोट्स बनाएंगे। मैं एक क्रम से चीज़ें कराऊंगा। हम कोशिश करेंगे कि हम चीज़ों को बहुत बार ना बोलें, उसके लिए काम आप करें, रिवीजन आप करें। दूसरी चीज़ होगी साथी रिवीजन। और रिवीजन आपका किस तरह से होना चाहिए कि आप चीज़ों को याद करें। तो रिवीजन बाय टेक्निक बताएं कि भैया टेक्निक कौन सी, रिवीजन बाय स्कैन टेक्निक, ये साथी याद रख लेना। अब बात आएगी ये स्कैन टेक्निक क्या है। तो मैं कहूँगा कि एक दिन में जो मैंने आपको पढ़ाया, मान के चलो मैंने कोई डेटा आपको दिया, तो आप उसको एक बार पढ़ें ध्यानपूर्वक और फिर आंखें बंद करके एक बार मेमोराइज करें कि मैंने आपको पढ़ाया क्या था, कि मैंने आपको पढ़ाया क्या था। अगर साथी आप उसको आंखें बंद करके मेमोराइज कर पा रहे लिखे हुए को, तो इसका मतलब वो आपकी फिजिकल मेमोरी बन चुकी है, देर तक आपके साथ रहेगी, ठीक है। तो रिवीजन हर रोज करना है। तीसरा एक प्रॉमिस आपका कि भैया अगली क्लास जो होगी ना हमारी, वो पिछली क्लास से इंटरकनेक्ट होगी। एक क्रम से हम चलेंगे ताकि आप लोगों को लगे कि प्रैक्टिस सेशन के थ्रू हम थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं। तो क्या होगा साथी, आपका एक प्रॉमिस होगा कि पिछली क्लास में तैयार करके ही अगली क्लास में आऊँगा। पिछली जो क्लास होगी, जो लास्ट क्लास होगी भैया, वो मैं रेडी करके आऊँगा, वो मैं रिवाइज करके आऊँगा और हर रोज़ रिवाइज करके आऊँगा। संडे जो 6 सेट हो जाएंगे हमारे मंडे टू सैटरडे, उसको रिवाइज करेंगे। ये साथी 40 सेट हैं। हर सेट में हर रोज साथी 40 क्वेश्चन होंगे। तो 40 क्वेश्चन होंगे और 1600 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने बताया कि मैं आपको 8000 क्वेश्चन तैयार कराऊंगा, जो एकदम अपडेटेड क्वेश्चन होंगे, आज के पैटर्न पर क्वेश्चन होंगे, बेसिक टू एडवांस सब तरह का क्वेश्चन होगा। तो हम 8000 क्वेश्चन ये साथी तैयार कर लेंगे और लगभग ये क्लास अगर कोई घटना नहीं घटती है तो 15 साथी आपका जून तक ये क्लासेस हमारी हो जाएंगी। फिर आप 2024 का कोई भी एग्जाम देते रहना, रिवीजन इन्हीं का करता रहना, आप लोगों को अतिरिक्त किसी चीज़ की जरूरत नहीं होगी। बातें काफ़ी हो चुकी हैं, नोट्स मैं आपको बता चुका हूं भाई, हाथ से बनाना मैं आपको बता चुका हूं, चीज़ें रिवाइज करना, सब्जेक्ट मैं आपको बता चुका हूं। इसमें साथी जो हम क्वेश्चन लेंगे हर रोज, मैं आपको बता दूं 40 क्वेश्चन में से स्टैटिक जीके के हम लगभग 9 +-1 कभी 8 कभी 10 क्वेश्चन ले लेंगे। फिर साथी मैं बात करूं, इसमें हम पॉलिटी के जो क्वेश्चन लेंगे वो लेंगे लगभग 6 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री के, इसमें हम 5 क्वेश्चन के करीब लेंगे। जो आज के मतलब जो आज का हमारा सिलेबस है, जो पैटर्न है, उस पर आधारित क्वेश्चन हम लेंगे। ज्योग्राफी के भी साथी हम लगभग आपका 6 क्वेश्चन लेंगे। इकोनॉमिक्स के साथी अगर मैं बात करूं, हम लोग यहाँ पर 5 क्वेश्चन लेंगे। साइंस के साथी हम 6 क्वेश्चन लेंगे और एकदम क्रम से चलेंगे, 6 क्वेश्चन लेंगे। करंट अफेयर्स के साथी हम यहाँ पर 5 क्वेश्चन लेंगे। तो सारे जो मेजर सब्जेक्ट है वो तैयार होते हैं, बस कुछ सब्जेक्ट बनते हैं जैसे यूपी जीके के लिए केसपाल सर की क्लासेस अलग से चलती हैं साथी, वो आप लोग हमारे ये आपका जो
जो परिवार रोजगार विद अंकित है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। और जो साथी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आईपीसी की क्लासेस अलग से चली ही जाएंगी। बाकी जीएस कॉमन है। तो एक बार थम्स अप, आखिरी बार, बातें बहुत हो गई, अगले 40 दिन बातें नहीं होंगी। आप बेवजह की कोई बात करेंगे तो साथी ये समझ लेना आपको उसका उत्तर नहीं मिलेगा। आपको आपका उत्तर कहाँ मिले आपकी किसी भी बात के लिए, तो उसके लिए मैं साथी आपको कक्षा के अंत में बता दूंगा कि आप अपनी बातें कहाँ पूछ सकते हैं। और आपका कोई भी सजेशन, कोई भी सुझाव है तो आप साथी वीडियो के बाद में कमेंट में लिख देना। अगली बात साथी ध्यान से जरूर सुने, अगर ऐसा हो जाए किसी कक्षा में आई एम नॉट ए रोबोट, कोई छोटी मोटी गलती होती है तो मैं उसको अगले दिन आपको बता दूंगा। हालांकि त्रुटि रहित रहेगी, लेकिन मैं कभी इस बात की गारंटी नहीं देता कि कोई एक एरर शायद रह जाए, क्योंकि वो फिर एक बड़ा विषय बनती है। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोलूँगा, और वो मेरा परम दायित्व होगा, मेरा उत्तरदायित्व है कि उसको मैं अगली कक्षा में अगर कुछ होता है ऐसा तो मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए इतना धैर्य रखेंगे कि कोई अगर फैक्ट में कोई थोड़ा बहुत माइनर चेंज इधर उधर अंतर है तो उसको हम देख लेंगे, नहीं तो 100% चीज़ें एकदम परफेक्शन के साथ होंगी। तो ठीक है, तैयार हैं? तो आज के पहले प्रश्न को आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है साथी, पहला क्वेश्चन है आपका कि 2010 में 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेद्यता को देखते हुए, यानी कि इसकी जो वैल्यू है और जो वल्नरेबिलिटी थी उसको देखते हुए यूनेस्को ने एक सदियों पुराने, सदी समझते हैं, 100 साल पुराने एक नाटक था, एक थिएटर था मुदियट्टू। तो मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। अब साथ ही बड़ा प्रश्न आया, अमूर्त मानवता सांस्कृतिक विरासत, इसको हम बोलते ICH, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये ICH भैया होती क्या है? दरअसल में पूरी दुनिया में साथी दो तरह की चीजें होती हैं, या तो मूर्त चीजें होती हैं, अमूर्त। मूर्त चीजें वो हैं जिनका मूर्ति रूप है, जैसे ताजमहल, उसका एक रूप है, आप सारे लोग जानते हैं। जी भैया, मैं आपसे बोलूं अजंता की गुफाएं, उनका एक रूप है, उनको आप छू सकते हैं। लाल किला, कुतुब मीनार, तो ये सब मूर्त रूप होते हैं। लेकिन जब हम इंटेंजिबल की बात करते हैं यानी अमूर्त की बात करते हैं, तो ये कैसी चीजें हैं जिनको हम छू नहीं सकते, तो इन्हीं को हम बोलते अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। समझ गए बात को? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है साथी, मुदियट्टू, ये नाटक कहाँ का है? ये है हमारा केरल का। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं भारत में कुल ICH कितनी है? कुल ICH यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल ICH, जिनको हम क्या बोलेंगे, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, कितनी? आंसर आना चाहिए 15। कितना उत्तर आएगा सबका? 15। कुछ साथी कह रहे हैं 42, 42 साथी उत्तर नहीं आना चाहिए, 42 आएगा आपका, क्या बोलेंगे, विश्व धरोहर कितनी है भारत में? विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर मैं आपसे पूछूंगा तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो आएंगी साथी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप कहेंगे 42 हैं। वो 42 कैसे कैसे हैं? वो 34 + 7 + 1 है। 34 साथी आपका क्या बोलेंगे, जो हमारा 34 साइट है, उन 34 साइट में से साथी 34 हैं हमारी सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल साइट है, कल्चरल साइट है। ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं। सांस्कृतिक हैं, कल्चरल साइट हैं। 7 जो हैं साथी वो हमारी नेचुरल हैं यानी कि प्राकृतिक साइट हैं, और एक है हमारी मिश्रित साइट यानी कि आपका कैसी है, मिक्स्ड साइट है। कैसी है? मिक्स्ड साइट है। तो ICH के बारे में कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर लिखें। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2008 में साथी, 2008 में कौन कौन सा, एक तो कुटियाट्टम, क्या पूछेगा आपसे? कुटियाट्टम पूछेगा, SSC का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कुटियाट्टम, वैदिक जप और रामलीला। वैदिक जप मतलब पुरानी जो हमारी वैदिक परंपराएं हैं, और साथ ही जो रामलीला का प्रदर्शन है और नाटक है, इनको ICH में पहुंचाया गया था 2008 में। क्या क्वेश्चन बनेगा कि कुटियाट्टम को आपका अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब आपका शामिल किया गया? कुटियाट्टम आपसे पूछेगा कहाँ के हैं? केरल के। तो दो नाम आए बड़े कठिन से, आप बोलेंगे भैया केरल के कैसे याद करेंगे? मुदियट्टू, तो याद रख लेना साथी, अट्टू, अट्टू जो पहचान है ना, ये अट्टू, डबल टू जो पहचान है, ये किसकी पहचान है? ये केरल की है। डबल टू किसकी पहचान है? क्या बोलेंगे? मुदियट्टू में 2 टे आ गए, और साथी कुटियाट्टम में क्या आ गए? 2 टे आ गए, तो क्या बोलेंगे किसकी पहचान? भैया केरल की पहचान है। अच्छा जी, 2010 में क्या क्या जुड़ता है? 2010 में साथी आपका छऊ, क्या बोलेंगे? छऊ हो गया।
एक साथी आपका कालबेलिया हो गया, क्या हो गया, कालबेलिया हो गया। और 2010 में ही साथी आपका क्या बढ़ा, मुदियेट्टू, जो नाम हमारा क्वेश्चन में आया था, मुदियेट्टू। तो छऊ आपका 2010 का है और कालबेलिया साथी आपका 2010 का है। कालबेलिया कहाँ पर होता है, राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कालबेलिया कहाँ का नृत्य है। क्या बोलते हैं, काल बुला लिया राजा के स्थान पर जाकर। तुम राजा के स्थान पर जाकर बैठोगे तो अपना काल बुलाओगे या नहीं बुलाओगे, जी भैया बुला लेंगे। यहीं पर आता है योग। भारतीय परंपरा योग को कब शामिल किया गया, 2000 आपका योग को 2016 में शामिल किया गया। कुंभ मेला कितनी जगह पर लगता है, ये आपसे मैं पूछूंगा। कुंभ को 2017 में शामिल कर लिया गया। दुर्गा पूजा, दुर्गा जी की जो पूजा है, इसको साथी 2021 में शामिल कर लिया गया। और अभी आपका ये 14वीं ICH थी, 14वीं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज थी। तो 15वीं कौन बनी है, 15वीं बनी है आपका गरबा। और गरबा कहाँ से है साथी, गुजरात से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि अभी भारत की 15वीं ICH कौन बनी है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन बनी है। तो किसी का भी उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। आने वाले एग्जाम्स में लगभग हर सेशन में पूछा जाएगा, गरबा कहाँ से, गुजरात से। गरबा क्या बनी है, 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बनी है। भारत में कुल कितनी है, भारत में कुल 15 है। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है, लाहो किस राज्य का साथी आपका क्या बोलेंगे, नृत्य शैली है। यानी कि एक फोक डांस है जिसको हम लोक नृत्य कहते हैं। कहाँ का है, मणिपुर का है क्या, नहीं जी भैया। क्या ये सिक्किम का है, नहीं भैया। क्या ये मेघालय का है, जी हाँ। जैसे ही किसान मेघ अर्थात बादल को देखता है तो क्या कहता है, लाहो लाहो, मतलब बारिश लाओ ना प्लीज। किसान को जब पानी की जरूरत होती है क्या बोलता, मेघ को देख के लाहो लाहो लाहो। ऐसे ही मेघालय का साथी एक तो नोंगक्रेम, जो साथी जाना करें वो लिखा करें, नहीं तो शांत बैठा करें, गलत उत्तर नहीं देना। बेहिंदी नखलम, क्या बोलोगे, बेहिंदीन नखलम आपका होगा साथी, बेहिंदीन नखलम। एक साथी आपका सादसुक होगा, क्या होगा, सादसुक होगा। एक साथी आपसे पूछेगा वंगाला होगा। एक साथी आपसे पूछेगा खासी डांस कहाँ का है, खासी डांस क्या बोलेंगे, नोंगक्रेम हो गया भैया आपका। भाई ये लिख लोगे ना इंग्लिश में प्लीज, किसी को दिक्कत तो नहीं है। बेहिंदीन खलम, क्योंकि दोगुना समय लगेगा अगर मैं इंग्लिश में भी ऐसे लिखूं, क्योंकि इनके नाम कभी नहीं बदलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार थम्स अप करना। सादशुक या जरूरी है, मतलब जो टर्म जरूरी होगी वो मैं खुद लिख दूंगा, जो टर्म जरूरी होगी वो साथी मैं खुद लिख दूंगा कि उसकी इंग्लिश के बगैर काम नहीं चल पाएगा। जैसे खासी नाम है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। देखो याद कैसे करना, मेघालय के नृत्य कैसे बोलने हैं। मैं घायल हो गया, तो ये तो बात समझ गए कि मेघ को क्या कह रहे, लाहो। ऐसे मैं घायल हो गया, किसी ने मैं घायल कर दिया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ उससे, जब मुझे घायल करा, भाई नो क्राइम नो क्राइम नो क्राइम नो क्राइम। क्या बोलूंगा मैं उससे, नो क्राइम नो क्राइम नो क्राइम। बेहिंदी नखल लखम, क्या कितना घायल कर दिया, मैं बेहद घायल कर दिया। मैंने उससे बहुत बोला नो क्राइम नो क्राइम नो क्राइम। और कैसे घायल किया उसने, उसने बगल में दबा के घायल कर लिया मुझे, बगल में दबा के, बगल में दबा लिए तुम, उसने इतने घायल कर दिए। कह रहा हाँ भाई मेरे तो खांसी भी उठी थी जब उसने मेरा गला दबा लिया था, बहुत खांसी उठी मेरे, बहुत खांसी उठी एकदम से कि भाई नो क्राइम नो क्राइम, जब भी नहीं माना। ओहो तू इसीलिए पीटा उसने क्योंकि तू सादा सा सूखा सा ना, सादा सूखा सा, इसीलिए तो ज्यादा घायल कर दिया तू, जी भैया जी भैया, इसीलिए मैं घायल कर दिया उसने। तो ये मेघालय के 5 डांस हैं, कभी मत भूलना। केरल के साथी कथकली, ये वहाँ के आपका कल्चरल डांस है, क्या बोलेंगे इनको, क्लासिकल डांस है वहाँ के, कथकली और मोहिनी अट्टम। अभी बताया ना डबल टैक इसकी पहचान है, डबल टैक इसकी पहचान है, तो क्या बोलेंगे भैया केरल की पहचान है। कली रूट वर्ड भी हमेशा किसका रहेगा हमारी क्लास में, वो रहेगा पहचान, विशेष पहचान केरल की, गलती नहीं करनी। गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था, गंगूबाई हंगल बताइए। पटियाला, आगरा, बनारस या किराना घराना। पटियाला पंजाब का एक घराना है, आगरा उत्तर प्रदेश, बनारस उत्तर प्रदेश, किराना भी उत्तर प्रदेश, उत्तर यही होगा। किराना घराना का संबंध कहाँ से है, मुजफ्फरनगर से है, कहाँ से, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से इसका संबंध है।
देखो घराना क्या होता है, घराने का मतलब होता है जहां से म्यूजिक की स्टार्टिंग हुई थी। जैसे किसी ने तबला बजाया और अपने 4 शिष्यों को कहीं बैठ करके उसने सिखाया, तो जहां से उसकी शुरुआत हुई वही क्या बना आपका, वही जगह बना घराना। तो घराने से क्वेश्चन पूछेगा, किराना घराने से। अब ऐसा नहीं है आप एक ही दिन में सब कुछ नहीं जान सकते। जैसे आज मैं किराना घराना बताऊंगा, फिर एक दिन आपको पटियाला घराना, इस तरह से हम पूरा सिलेबस को कवर करेंगे कंप्लीट। तो किराना घराना साथी, इसके फाउंडर कौन है, इसके संस्थापक कौन है, इसके फाउंडर हैं भाई करीम खान। देखना किराया और करीम कितने जुड़े हुए नाम लगते हैं, जी भैया ऐसे लगते हैं मौसी मौसी के हों दोनों। क्या बोलेंगे, किराया और करीम दोनों नाम एक जैसे, जी हाँ। किराना घराने के कुछ आर्टिस्ट हैं, कुछ कलाकार हैं, साथ ही कौन कौन प्रमुख कलाकार हैं। तो क्या बोलेंगे कौन कौन प्रमुख कलाकार हैं, एक हैं बलदेव सिंह बाली, बलदेव सिंह, क्या बोलेंगे, बलदेव सिंह बाली हो गए आपका प्रमुख कलाकार हैं। एक है साथी आपके भीमसेन जोशी, क्या बोलेंगे, भीमसेन जोशी का संबंध किससे है, किराना घराने से है। अब्दुल वाहिद खान का संबंध किससे है, अब्दुल वाहिद खान का संबंध किससे है। और साथ ही उपेंद्र भट्ट का संबंध किससे है, उपेंद्र भट्ट का संबंध किससे है। तो क्या कहेंगे भैया जी, किराना घराने से। याद कैसे करने हैं, देखो किराना करीम याद हो जाएगा, जी हाँ। अब देखो फटाफट से, अब देखो फटाफट से क्या बोलेंगे जी, बलदेव सिंह बाली। जब लोग किराए पे घर लेते हैं, किराना मतलब किराया, जब लोग किराए पे घर लेते हैं तो किराएदार को किराया भाई झेलना पड़ता है, तो उसके रेट एकदम से बढ़ा देंगे। बेटा देखो सुनो, कुछ साथी ये पूछ रहे हैं इसके लिए क्लास ले सकता हूँ, उसके लिए नहीं ले सकता हूँ। बच्चों अब मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, सारे वनडे एग्जाम के लिए आप ये क्लास ले सकते हैं। ऑल ऑफ द वनडे एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम आपका है, वनडे एग्जाम मतलब एसएससी का कोई भी वेरिएंट है, स्टेट एग्जाम है आपका, कोई भी एग्जाम है जो एक दिन में आपका होता हो, जिसमें आपका मतलब जीएस का एक पार्ट होता हो, ऑब्जेक्टिव होता हो, उसके लिए क्लास आप ले सकते हैं। ऐसे पूछोगे तो दोस्त नहीं बता पाऊंगा, आप भी जानते हैं। क्या बोलेंगे भैया, किराए को बल दे के बढ़ाते हैं, वो नहीं भैया, किराएदार जो, किराएदार को जो मकान मालिक है वो कभी भी किराए को बल से बढ़ा देता, फोर्स लगा के बढ़ा देता है, ठीक है। क्या बोलेंगे, भीम जैसे आदमी भेज देता किराया इकट्ठे करने के लिए, वो जोश में आते हैं, अरे किराया दो, बढ़ा हुआ किराया दो, बढ़ा हुआ किराया दो, उनसे भैया कुछ कह भी नहीं सकते। भीम जैसे आदमी आते हैं जोश में, और किराया भी क्या बोलते हैं भैया, बल से बढ़ाते हैं। अब बेचारा किराएदार क्या कहता, अब्दुल है किराएदार का नाम, कहता वाह हद है, वाह हद है, जब चाहे तब किनारा बढ़ा देते हैं, वाह हद है, वाह हद है। क्या बोलेंगे, ऊ पेन हो गया, ऊ पेन हो गया यार, किराया 12,000 था, ठीक है अभी 14,000 हो गया, ऊ पेन हो गया। क्या हो गया, उपेन, भाई पेन ही बढ़ेगा यार, आदमी का किराया बढ़ते ही ऊ पेन हो गया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, बलदेव सिंह बाली, अब्दुल वाहिद सिंह, और आज ये हमने पढ़ लिया किराना घराने के, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, हरशंकर भट्टाचार्य के उत्पाद नहीं, उस्ताद है उस्ताद है भैया, किसके उस्ताद है बताएंगे, प्रोडक्ट नहीं, क्या बोलेंगे, मास्टर। क्या बोलेंगे, किसके मास्टर हैं ये, वायलिन के, संतूर के, सारंगी के, या फिर सितार के हैं, या फिर सितार के हैं बताएंगे। वायलिन को कह दूं हरशंकर भट्टाचार्य, भैया नहीं। क्या बोलेंगे, हरशंकर भट्टाचार्य जी का संबंध तो सितार से है। सितार को हम याद करते हैं सीता जी से, किससे, सीता जी। सीता जी जब खो गई दोस्त, तो सीता जी खो गई मतलब जब रावण द्वारा अपहृत कर ली गई, उसने अपहरण कर लिया, तो सीता जी तो दूर चली गई, तो सीता जी कोई तार नहीं भेज पाई, कोई उनसे कोई तार भी नहीं जुड़ पा रहा था, कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो हर शंकर जी का भक्त भी लग गया सीता जी को ढूंढने। क्या बोलेंगे, आप याद नहीं है, क्या बोलेंगे भैया, शिव जी का तो उन्होंने, क्या बोलेंगे, शिव जी का तो पूजन भी किया, शिवलिंग स्थापित करके, पंडित रविशंकर जी। तो क्या बोलेंगे, शंकर जी किसके लिए, सीता जी के लिए। निखिल बनर्जी, और जब सीता जी मिली तो सब खिल गए। क्या बोलेंगे, सीता जी मिली तो सब क्या हो गए, सब खिल गए एकदम से। सीता जी कहाँ चली गई थी, विलायत चली गई थी, दूसरे देश चली गई थी, विलायत बोलते दूसरे देश को, कहाँ पर, श्रीलंका में। अरविंद पारिख, अरे पारी हैं कि नहीं पारी हैं, अरविंद पारिख, अभी CHSL 2023 में पूछा गया कि अरविंद पारिख का संबंध किससे है। क्या बोलेंगे, अरे पारी हैं कि नहीं,
मतलब जब किसी को खोजेंगे तो ये तो बोलेंगे वो पारी हैं कि नहीं, तो अरे पारी हैं कि नहीं सीता जी, तो वो कहेंगे भैया सीता जी तो कहाँ हैं, विलायत में। सब खिल गए। और किसने मदद की, शंकर जी ने, पंडित रविशंकर और हरशंकर भट्टाचार्य। वायलिन पे आ जाओ साथी, वायलिन पे आ जाओ। वायलिन, वायलिन पे बताओ कौन कौन लोग आप जानते हैं। तो वाय क्या होता है बताओ फटाफट से। वाय तो भैया शरीर का एक रोग है, जानते हो, थम्स अप करो। कभी पता चले मैं ऐसे ही नाम ले लूं कुछ और तुम जानते भी नहीं हो। वाय जानते हो जी भैया, वाय घुटनों में हो जाती है। अच्छा कोई बात नहीं जी। वाय 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 ये भी तो होता, जी हाँ होता। तो वाय हो गई किसी को, तो भैया सुबह सुबह सुब्रमण्यम। कौन से सुब्रमण्यम है ये, सुब्रमण्यम, कौन से सुब्रमण्यम है ये, तो इनको बोलते के सुब्रमण्यम और के वैद्यनाथन। तो ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं भैया, वैद्य जी के पास जा रहे हैं। इनको वाय हो गई, इनको वाय हो गई, ठीक है। संतूर, संत लोग क्या करते हैं, शिव जी के भजन सुनते हैं। तो शिव कुमार शर्मा जी, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, क्या बोलोगे, और भजन सोपोरी, ये किससे जुड़े हुए हैं दोस्त हमारे, ये जुड़े हुए हैं भैया संतूर से। संतूर सौतार होते हैं इसमें, इसीलिए बोलते हैं इसको संतूर। संतूर क्या बोलोगे, शिव जी, शिव जी के भजन कौन सुनते हैं, संत लोग सुनते। सारा, सारा बोलते सारा, सारा का सारा, बुंदू खान, बुंदू खान, और साथी आपका सुल्तान खान। जो सुल्तान लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं एक एक बूंद उनकी है, एक एक, सारी की सारी बूंद किसकी हैं, सारी की सारी बूंद सुल्तान की है, सारी की सारी बूंद किसकी हैं, सुल्तान की है। आगे आएंगे। अब जैसे मैंने आपको ये दो नाम बता दिए, तो दोस्त अगली बार मैं ये चाहूंगा कि उत्तर आपकी तरफ से आए। मैं तो आपको सिखाता चलूंगा और इसके बाद के उत्तर आपकी तरफ से आने चाहिए, प्रॉमिस है जी हाँ। चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, चिथिरई पंजाब का, तमिलनाडु का, राजस्थान का, या फिर मेघालय का। चिथिरई भैया आपका तमिलनाडु का है। कह रहा कि मैं तुम्हारा चिथिरई, इसको चित्र से बोलते हो, चित्र नाम के, कहेगी तुम जब मिलोगी ना, तुम मिलना तो मैं तुम्हारे चित्र बनाऊंगा। चित्र और साथी चित्राथी, दोनों के दोनों उत्सव कहाँ के हैं, चित्राथी। उसने बोला अच्छा फिर तो जल्दी से आना पड़ेगा, जल्दी जल्दी आना पड़ेगा। जल्ली कट्टू, जल्ली कट्टू उत्सव कहाँ का है, इसको बोलते जल्ली कट्टी बुल फेस्टिवल बोलते। बुल मतलब एक आपका क्या सा होता है, सांड उत्सव होता है। अच्छा जी, उसने बोला हाँ तुम जल्दी जल्दी आना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। पोंगल भी कहाँ पर है, पोंगल भी कहाँ पर है, वो भी साथी आपका तमिलनाडु का है। महामहम क्या बोलेगा, महामहिम मैं जरूर आऊंगा, ऐसी तो बोलते हैं, महामहिम मैं जरूर आऊंगा जी भैया। और पुंथुडू बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करना इसको, पुंथुडू न्यू ईयर ऑफ तमिल है, न्यू ईयर ऑफ तमिल। कुछ फेस्टिवल मैं साथी आपको बताता रहूंगा, एसएससी बहुत पूछती है। नव वर्ष कौन सा है, तमिलनाडु का नव वर्ष कौन सा है। ऐसे कितने साथी हैं जो मुझे बता सकते हैं केरल का नव वर्ष कौन सा है, तब जाने केरल का नववर्ष कौन सा है, साथी बताएंगे। तो चित्राथी, जल्लीकट्टू, पोंगल, महामहम और पुंथुडू। बेसिक चीजें पढ़ते रहेंगे, पहले बेसिक तैयार होना जरूरी है, तब एडवांस की तरफ चलेंगे। भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था, क्योंकि स्पोर्ट्स भी स्टैटिक जीके का पार्ट है, बहुत क्वेश्चन बनेंगे। बहुत बढ़िया, गजब। केरल का भैया विशु है, न्यू ईयर, यानी मेरी क्लास तैयार है। एक बार थम्स अप करना, ऐसे कितने साथी हैं जिनका सपना दिल्ली पुलिस में टूटा, 90 स्कोर करने के बावजूद भी, 85 स्कोर करने के बाद भी, 80+ स्कोर करने के बाद भी जिनको फिजिकल का मौका नहीं मिला, जिनका फिजिकल एक सप्ताह बाद करवा दिया गया। ऐसे कितने अपने प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो उस तैयारी को लेकर के बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से एकदम आगे बढ़ रहे थे। बहुत गजब साथी आएंगे। भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था, तो हॉकी साथी पहली बार भारत ने जीता 1975 में। अच्छा मुझे बताओ, भारत ने हॉकी का वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है, कितनी बार भारत ने हॉकी का वर्ल्ड कप जीता है। यहां पर मैं आपको ऑप्शन दूंगा, एक बार ही जीता है सिर्फ, या 2 बार, या 3 बार, या 4 बार। तो क्या बोलेंगे भैया, सिर्फ एक बार जीता, और वो 1975 में जीता, उसके बाद नहीं जीता। अच्छा मुझे बताएं 1975 में किसको हराया हमने, यहाँ पर 1975
2005 में हमने पाकिस्तान को हराया, क्या बोलेंगे, पाकिस्तान को हराया था हमने यहाँ पर 2-1 से। किससे? 2-1 से। कभी भी पूछे साथी आयोजन कहाँ पर हुआ, आपका मलेशिया में हुआ। और ये कौन सा वर्ल्ड कप था, याद रख लेना, ये तीसरा वर्ल्ड कप था, थर्ड वर्ल्ड कप था। ये क्या था? थर्ड वर्ल्ड कप था। आयोजन यानी कि जो इसको होस्ट कर रहा था वो था साथी आपका मलेशिया। कौन? मलेशिया इसको होल्ड कर रहा था। और भारत के टीम के जो साथी इसमें कैप्टन थे वो थे अजीत पाल सिंह। बहुत पूछे जाते हैं कि भारत ने जब अपना एकमात्र हॉकी का विश्व कप जीता तो भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? अजीत पाल सिंह। ये तो क्वेश्चन बने भारत के बारे में। अब क्वेश्चन बनेगा साथी आपका, क्वेश्चन बनेगा कि पहला हॉकी का विश्व कप कब हुआ? पहला हॉकी विश्व कप कब हुआ? पहला हॉकी वर्ल्ड कप साथी 1971 में हुआ। 1971 में किस जगह पर हुआ था? ये बार्सिलोना में हुआ था। कहाँ पर? बार्सिलोना में हुआ था, जो कि स्पेन में स्थित है। कहाँ पर? स्पेन में। इसका पहले हॉकी विश्व कप का जो विनर था और रनर अप कौन था? विनर यानी कि इसका जो विजेता था साथी वो कौन था? आपका पाकिस्तान था। क्या बोलेंगे? पाकिस्तान था। और इसका जो उपविजेता था वो आपका स्पेन था। उपविजेता कौन था इसका? जिस देश में ये हुआ। ठीक है, एक तो ये बात याद रख लेनी है। अच्छा, अगली बात आएगी कि अभी हाल ही में जो हॉकी का विश्व कप हुआ वो कहाँ पर हुआ? हाल ही में यानी कि आपका अभी रिसेंट में 2023 में भारत में ही हुआ था, क्योंकि 2023 में जो हॉकी का आयोजन हुआ साथी, हॉकी जो वर्ल्ड कप हुआ वो हुआ भारत में। भारत में साथी कहाँ पर हुआ? ये आपका ये भुवनेश्वर में हुआ। कहाँ पर? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर किस स्टेट में है भैया? उड़ीसा में स्थित है। क्या बोलेंगे? उड़ीसा में स्थित है। और इस 2023 में विजेता कौन बना और उपविजेता कौन बना, ये आपसे मेरा प्रश्न है। तो बोलेंगे भैया इसमें विजेता था आपका जर्मनी। क्या बोलेंगे? इसमें विजेता था जर्मनी। और हराया किसको था? बेल्जियम को हराया था। किसको? बेल्जियम को हराया था 2023 में। और साथ ही आपका 2026 में कहाँ पर इसका आयोजन होगा, ये भी आपसे क्वेश्चन है। तो आप बोलेंगे आयोजन होगा इसका कहाँ पर? बेल्जियम। क्या बोलेंगे? बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा साथी। क्या बोलेंगे? बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। गलती नहीं करनी है। ये है अगला कहाँ पर होगा? 2023 में किसने जीता साथी? आपका भारत में आयोजित हुआ, जर्मनी ने जीता, बेल्जियम को हराया। पहले में कौन जीता था? पाकिस्तान जीता था। किसको हराया था साथी? स्पेन को हराया था। और भारत ने किसको हराया? तो भारत ने हराया पाकिस्तान को। रिक्त स्थान पंजाब राज्य से संगीत का एक मुखर रूप है। हर राज्य में साथी म्यूजिक का एक फॉर्म होता है, धीरे धीरे आप जानेंगे। तो मुझे बताएं कि मुखर रूप है पंजाब का। कव्वाली क्या पंजाब का है? नहीं जी। गजल क्या पूरे भारतवर्ष का है? टप्पा भजन पूरे भारतवर्ष का है। टप्पा ये पंजाब का है। क्या बोलेंगे? ये पंजाब का है। इतना तो आप जानते हैं, नहीं जानते? जी हाँ। कैसे जी? अगर किसी को आपने पंजा मार दिया बहुत तेज तो वो टप्पा किसको बोलते? बाउंस को। गेंद करती है ना बाउंस, टप्पा समझते हो? नहीं? यस और नो? जी भैया समझते। तो किसी को आपने बहुत तेज पंजा मार दिया, वो टप्पा खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा? जी भैया वो टप्पा खा जाएगा। जुगनी कहाँ का म्यूजिक है? ये भी पंजाब का म्यूजिक है। तो क्या बोलेंगे? कभी कभी हम पंजा मार के ये भी बोलते जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। पंजा मार के ही हम क्या बोलते हैं? ये ऐसे समझ लो, वो जुग जुग जीता पंजा मारकर तुमने उसका जो जीवन है वो छीन लिया। तो वो किसी का सुहाग उजाड़ दिया किसी ने पंजा मारकर। या सोचो पंजा मार के आशीर्वाद दिया सदा सुहागन रहो। ऐसे मैं खुद को ही आशीर्वाद दे रहा हूँ सुहागन का। कमाल है। लोरियन और साथी आपका घोरियन। क्या बोलोगे? लोरियन और घोरियन। क्या बोलेंगे? अब भाई सोचो, किसी का पंजा मार के किसी को आपने टप्पा खिला दिया तो वो उछला, तो बच्चा था कोई, रोया बड़े जोर जोर से, फिर तुमने उसको लोरी सुनाई। ठीक है, लोरी और घोरी दोनों याद रखो। लोरियन याद रहेगा लोरी से, तो फिर घोरियन भी याद रहेगा। लोरियन और घोरियन। दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? दुनिया का सबसे पुराना जो टेनिस टूर्नामेंट है वो कौन सा है? साथ ही टेनिस टूर्नामेंट की जब हम बात करते हैं तो 4 ग्रैंड स्लैम हम हमेशा याद रखते हैं। और 4 ग्रैंड स्लैम का जो क्रम है वो होता है ऑफ बाउ। केमिस्ट्री का एक सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं ऑफ बाउ। ए से होता है साथ ही आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये इनके होने का क्रम है, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, आपका विंबलडन होता है।
क्या होता है, विंबलडन होता है, और साथ ही यू से होता है आपका यूएस ओपन। ये इनके होने का क्रम है, याद रखेंगे। ऑफ बाउ कैसे होते हैं, इसी क्रम में होते हैं। पहले होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, जैसे 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है। अच्छा, इनसे और क्या क्वेश्चन बनेगा कि भैया जब सबसे पुराना मैंने आपसे पूछा तो कौन सा कहा आपने, विंबलडन कहा। विंबलडन सबसे पुराना, कितना पुराना भैया, 1877 का है। यूएस ओपन की बात करें 1881 का है, फ्रेंच ओपन 1891 का है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 का है। ठीक है, याद रखेंगे, क्या बोलेंगे, 1877। विंबलडन सबसे पुराना, यानी ये प्रतियोगिता 1877 में शुरू हुई। इसके साथ ही 4 वर्षों के बाद में जो हुआ आपका यूएस ओपन हुआ, उसके 10 वर्षों के बाद में जो हुआ वो फ्रेंच ओपन हुआ साथी, और अगर मैं बात करता हूं उसके साथ ही 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्या डिफरेंस बनेगा, देखो यहां पर याद रख लेना, यहां पर ध्यान से देखना और क्या क्या अंतर बनता है कि विंबलडन एकमात्र ऐसा है जो घास पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पर। किस पर, घास पर। कैसे याद रखेंगे, विंबलडन। तो बंडल किसके बनने हैं, ऐसे याद रख लो, विंबलडन बोलते हैं इसको, वी बंडल। ठीक है, क्या बोलेंगे, विम बंडल बोलते हैं। ठीक है, वंडलन। तो आप लोगों को तो याद रखना है कि भैया विंबलडन है, तो क्या बोलेंगे, बंडल किसके बनेंगे, घास के बनेंगे। क्या बोलेंगे, किसके बनेंगे, घास के बनेंगे। सर जी सेकंड हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, बेटा नहीं, हॉकी वर्ल्ड कप पहला 1971 में हुआ, दूसरा 1973 में हुआ था, तीसरा हुआ था 1975 में। हम इसमें गलती कर देते हैं, हम ये सोच लेते पहला 1971 में 4 साल के गैप पे होता तो पहले भी 4 साल के गैप पे हुआ होगा, तो 1975 में दूसरा हुआ होगा, हम गलत सोचते हैं। 1975 में तीसरा हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था मेरे साथी, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, नहीं तो गलती कर बैठोगे। ठीक है, इसीलिए मैंने तीसरा लिखा, अपने पास से कुछ नहीं लिखना है, आप बस यहां ध्यान देना कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूं उस पे फोकस करना है। और ये देखो यहां वोटर कोई नहीं आना चाहिए, आपको अपनी जिंदगी बनानी है, आप कार्यकर्ता नहीं है, गाड़ियों के पीछे चुनावी नारे लगाने के लिए तुम पैदा नहीं हुए थे। कुछ तो वोट मांगने आ गए हैं यहाँ पर, उन्होंने सोचा इतने सारे बच्चे तो वोट मांग लेते हैं, ये एक जगह के बच्चे नहीं है भाई। तो क्या बोलेंगे, ये घास पर। बंडल किसके बनाने हैं, घास के बनाने हैं। फ्रेंच जो होता है साथी ये मिट्टी पर खेला जाता है, मिट्टी पर। फ्रेंच जानते हैं, फ्रेंच जो फ्रेंच कट रखते हैं दाढ़ी, देखें कुछ लोग अमीर लोग, भाई अमीर लोग फ्रेंच कट रखते हैं, ये वाली दाढ़ी नहीं रखते वो, ये वाली दाढ़ी रखते हैं बस, देखे हैं ऐसे कुछ तुमने, बड़े सुंदर लगते हैं वो लोग। तो क्या बोलेंगे भैया, फ्रेंच लोग जो फ्रेंच रखते हैं ना वो अमीर होते हैं। तुम्हारे भी कुछ रिश्तेदार होंगे ऐसे जिनके ये वाली दाढ़ी होती है, तो बोलेंगे जी भैया। तो वो लोग मिट्टी को नापसंद करते हैं, मिट्टी पर नहीं खेलते। फ्रेंच लोग मिट्टी पर कोई नहीं, कौन नहीं खेलता, जो फ्रेंच दाढ़ी वाले होते हैं। और ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन याद करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल कोर्ट जिसको हम हार्ड कोर्ट कहते हैं, जिसको हम हार्ड कोर्ट कहते हैं, ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। क्या बोलेंगे, हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। 2024 हो चुका है, मुझे बताओ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 किसने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन, क्योंकि ये शुरुआत में ही हो जाता है साथी वर्ष के, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुषों में किसने जीता ये बताना है आपको, मेल में, फीमेल में बताओ, महिलाओं में किसने जीता, और साथ ही आपका युगल में, यानी कि युगल मतलब 2 लोगों की जो जोड़ी होती है, किसने जीता। तो क्या बोलेंगे, आपका जो पुरुषों में जीता है वो जैनिक सिनर ने जीता है। क्या बोलेंगे, जानिक सिनर ने जीता है। जानिक सिनर का संबंध किस देश से है, ये मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे इटली से है। महिलाओं में अगर मैं बात करूं तो ये है आपका आर्यना, अब तो यही जीत रही हैं ज़्यादातर, आर्यना संबालेंका, ये किस देश की हैं, खाली स्थान मैं छोड़ रहा हूं, आप बताएंगे। और महिला सॉरी युगलों में, युगल जोड़ी में जीता है भारतीय रोहन बोपाना, रोहन बोपाना, और उनके साथ में थे साथी आपका मैथ्यूज। क्या बोलेंगे, मैथ्यूज, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। आर्यना संबलंका का संबंध किस देश से है, मैं ये आपसे पूछना चाहता था, कई साथियों ने ठीक उत्तर दिया, बेलारूस से हैं। किस देश की हैं। जब कोई खिलाड़ी बहुत चर्चित होता है तो उसका देश बहुत पूछा जाता है, जैसे पुराने प्रश्नों में फेडरर का देश पूछा जाता, स्विट्जरलैंड। आपसे पूछता था राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं, आपसे पूछता था नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं, सर्बिया। लेकिन अभी उनको नहीं पूछता है क्योंकि अब उनके बारे में सब जान चुके हैं। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई। किरण देसाई और इनकी मां अनीता देसाई दोनों बहुत चर्चित, मतलब माँ बेटी दोनों बहुत चर्चित लेखिका हैं, बताएंगे जी। क्या बोलेंगे, कौन सी पुस्तक है, शांताराम, नहीं जी। ए फाइन बैलेंस इनकी पुस्तक है। द ईयर ऑफ रनवेज
द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। और बुकर पुरस्कार मिला है किस साल में मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी, तो बोलेंगे द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, 2006 में इसको बुकर प्राइज मिला है। क्या मिला है? इसको बुकर प्राइज मिला है, ये आपको पता होना चाहिए साथी, बुकर प्राइज। और इन्हीं की अगर मैं बात करूं किरण देसाई की, और इनकी माताजी की भी बात करेंगे, किरण देसाई की 2 किताबें और मैं आपसे कहूंगा जो आपको पता होनी चाहिए साथी, एम्बलेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? एम्बलेम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसकी बुक है? एम्बलेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसकी बुक है? तो आपकी किरण देसाई की बुक है। आपसे पूछे हल्ला बालू, क्या बोलोगे? हल्ला बालू इन द ग्वावा ऑर्चर्ड, क्या बोलोगे? हल्ला बालू इन ग्वावा ऑर्चर्ड, ये किसकी बुक है? ये किरण देसाई की बुक है। इनकी माता का नाम है अनीता देसाई। इन कस्टडी बहुत पूछी जाने वाली पुस्तक है, अनीता देसाई। इनकी कौन सी पुस्तक है साथी आपकी? एक तो याद रख लेना फास्टिंग फीस्टिंग, क्या बोलेंगे? फास्टिंग और फीस्टिंग बुक किसकी है? फास्टिंग फीस्टिंग बुक किसकी है? और साथी आपका आपका इन कस्टडी, क्या बोलेंगे? इन कस्टडी बुक किसकी है? तो आप कहेंगे भैया ये है अनीता देसाई की। 2 किताबें दोनों की याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आएंगे, नेक्स्ट है संविधान सभा। तो 9 प्रश्न हुए स्टैटिक जीके के। ऐसा कोई है जिसने 9 में से अच्छे बताए हो प्रश्न, मतलब अच्छा स्कोर रहा हो? संविधान सभा का पहला सेशन कब हुआ था? एकदम क्रम से। फिर हम आपका प्रस्तावना की तरफ चलेंगे, प्रस्तावना के बाद में भाग 1 की तरफ चलेंगे, फिर हम आपका पढ़ेंगे सिटीजनशिप को, फिर साथ ही हम फंडामेंटल राइट्स, फिर हम आपका डीपीएसपी से होते हुए फिर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो बताएं पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था साथी, पहला। मुझे बताएं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको साथी किस दिन इस्टेब्लिश किया गया था? संविधान सभा की स्थापना तो आप लोग याद रख लेना, हमेशा बोलना, 6 दिसंबर 1946 को की गई, 1946 में। और किस सिस्टम पर की गई? फ्रेंच कस्टम पर, फ्रेंच प्रथा के आधार पर, फ्रेंच प्रथा पर आधारित थी ये। भारत में संविधान सभा की स्थापना किस देश से प्रेरित थी? तो फ्रेंच प्रथा से प्रभावित थी। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा प्रश्न बताएं, जब 9 दिसंबर को हुई तो इसमें जो साथी आपका पहला संबोधन किया वो किसने किया था? पहला संबोधन मतलब जो पहले स्पीकर बने वो कौन बने थे? तो पहले स्पीकर बने इस सत्र में जेबी कृपलानी। क्या बोलेंगे? जेबी कृपलानी ने सबसे पहले इसको साथी संबोधित किया। मुझे बताओ, जो पहला सत्र हुआ उसमें अध्यक्ष कौन बने थे? पहले अध्यक्ष कौन बने थे? जो अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, 9 दिसंबर को ही बनाए गए। कौन थे दोस्त? सच्चिदानंद थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये बात याद रख लेनी है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मुझे बताओ संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे? आप लोगों को 9, 11 और 13 ये डेट नहीं भूलनी है दोस्त। क्यों नहीं भूलनी है? देखो, 9 दिसंबर आप लोग जान चुके, 11 दिसंबर को फिर क्या हुआ? क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग थे तो उनको उस समय बना दिया गया। फिर 2 दिन बाद किसको चुना गया? राजेंद्र प्रसाद जी को, ये बने आपका परमानेंट प्रेसिडेंट। राजेंद्र प्रसाद कौन बने? ये साथी आपका 11 दिसंबर को ये बन गए आपका स्थायी अध्यक्ष। और संविधान सभा के साथी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कुल कितने सेशन हुए थे? तो आप कहेंगे कि भैया कुल सेशन जो हुए आपका, कुल जो सत्र हुए आपका, वो उनकी संख्या है 11। कितनी? 11। 13 दिसंबर को साथी क्या हुआ था? 1946 में ही 13 दिसंबर को हुआ था कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर के आया था? तो आप कहेंगे उद्देश्य प्रस्ताव भैया पंडित नेहरू जी ने पेश किया था। किसने? पंडित नेहरू जी ने पेश किया था। ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, आगे आएंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि जो पहला सत्र है वो कब से कब तक चला था? पहला सत्र ये तो सब लोग जानते हैं, एसएससी ने पूछा आपका सीजीएल में कि पहला सत्र कब चला। 9 दिसंबर से शुरू होके 23 दिसंबर 1946 तक चला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात मार्क करके रखना कि पहला सेशन शुरू तो 9 दिसंबर को हुआ, लेकिन चला कब तक? 23 दिसंबर तक चला। क्या बोलेंगे? 23 दिसंबर तक भैया वो चला था। भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? किस व्यक्ति को पहले ही दिन यानी 9 दिसंबर 1946 को आपका सलाह देने के लिए, क्या देने के लिए? सलाह देने के लिए, मतलब एडवाइजर बनाया गया। कौन थे एडवाइजर?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे क्या, या आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर श्री बी एन राव थे, या डॉक्टर के एम मुंशी? तो बी एन राव को बनाया गया संविधान सभा का परामर्शदाता, या इन्हीं को हम साथी क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर यानी संवैधानिक सलाहकार भी इनको पूछा जा सकता है। तब भी उत्तर यही होगा, भाषा बस बदल सकता है। संवैधानिक सलाहकार यही थे। और याद रख लेना, आपसे कभी पूछे संविधान का पहला प्रारूप किसने बनाया था, संविधान का जो पहला ड्राफ्ट था, संविधान का पहला प्रारूप वो किसने बनाया था, पहला प्रारूप बनाया श्री बी एन राव ने, याद रख लेना। और ये कब बनाया था इन्होंने, अक्टूबर 1947 में बनाया था, जिसमें इन्होंने 243 आर्टिकल बताए थे। कितने कितने अनुच्छेद बताए थे पहले प्रारूप में, 243 अनुच्छेद थे। ठीक है, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया, मतलब भारतीयों के लिए एक संविधान होगा, इसका जो साथी चुनाव किया गया वो किसके द्वारा, किस बेसिस पर, क्रिप्स प्रस्ताव के आधारों पर, यानी क्रिप्स प्रस्ताव जो 1942 का है। आप कहेंगे नहीं, क्रिप्स प्रस्ताव तो साथी आप लोग जानते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट चल चुका था। तो उस समय भारतीयों ने जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 से 45, उसमें भारतीयों ने इनकार कर दिया अंग्रेजों की मदद को। तो क्रिप्स मिशन तो आया भारतीयों को मनाने के लिए, किस बात के लिए, भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग के लिए मनाने को। तो इसका तो कोई लेना देना नहीं। तो कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 की है, कब की, 1946 की, याद रख लेना, इसको साथी कभी गलती ना करना। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है ना आपका, कैबिनेट मिशन, इसको सीएम बोलेंगे, ये दिल्ली आया। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब आया, ये आपका क्या बोलेंगे, 24 मार्च को साथी दिल्ली आया था। और पेश कब किया था कैबिनेट मिशन ने, जो अपना प्रस्ताव है वो 16 मई को पेश कर दिया था, 16 मई 1946 को, कभी गलती ना करें। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये 1947 का है साथी। और माउंटबेटन योजना जो है साथी, माउंटबेटन योजना ये भी 1947 की है। ठीक है, अब यहां से दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि जो कैबिनेट मिशन भारत में आया उसका अध्यक्ष कौन था। कैबिनेट मिशन का जो साथी अध्यक्ष किसको बनाया गया भारतीय संविधान के लिए, और साथी आपका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, और इसमें सदस्य कुल कितने थे, इसमें सदस्य यानी मेंबर कितने थे। तो इसका अध्यक्ष बनाया गया किनको, आपका बोलेंगे भाई फटाफट से, बहुत सारे साथियों ने बोला पैंथिक लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस साथी तब तक अध्यक्ष है जब तक कैबिनेट मिशन भारत आ रहा था। उसमें आपका एवी अलेक्जेंडर भी थे, एक व्यक्ति जो बहुत प्रमुख रहे आपका। ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि भारतीय संविधान सभा का गठन कर रहे थे उस समय इसमें सदस्य थे 13। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष उस समय नेहरू जी को बनाया गया, और इसके अध्यक्ष जो उस समय बने वो सिर्फ माउंटबेटन बने। कौन बने, पैंथिक लॉरेंस आने के समय थे। जब संविधान सभा के लिए कार्य हुआ तो अध्यक्ष किसको बनाया गया, फिर आपका माउंटबेटन को। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, बोलेंगे। संविधान सभा यानी प्रांतों की, जो प्रांतों को भी ध्यान में रखने के लिए जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसका अध्यक्ष कौन था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आप कहेंगे नहीं, ये तो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, ये तो प्रारूप समिति के थे, जिसको हम मसौदा समिति भी कहते हैं। प्रारूप समिति बोले या बोले इसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी, क्या बोलेंगे, ये भैया ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, ये भैया आपका मसौदा समिति के थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बोलेंगे जी फटाफट से, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रांतीय समिति के, तो क्या चुन दे भैया, बोले फटाफट से, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर सरदार पटेल थे। तो पटेल जी, बहुत सारे साथियों का उत्तर आया कि पटेल 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 पटेल, एकदम से ठीक है। तो प्रांतों के लिए और साथी आपका जो मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति थी, क्या बोलेंगे, फंडामेंटल राइट्स के लिए जो एडवाइजर कमेटी थी, मौलिक अधिकारों के लिए जो साथी आपका सलाहकार समिति थी, उसके भी अध्यक्ष कौन थे। लेकिन यहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार गलत उत्तर दे देते हैं, जिसमें से एक गलत उत्तर देते हैं हम, नाम देखना बड़े ध्यान से, बस इतना भर नाम चेंज होता है। मूल अधिकारों के लिए यानी मौलिक अधिकारों के लिए जो उप समिति बनी, तो सब कमेटी आ गया, क्या नाम आ गया, उप समिति, सब कमेटी। तो उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब वल्लभ भाई पटेल जी ना लिख करके आपको लिखना है जेबी कृपलानी, क्या बोलेंगे, जेबी कृपलानी थे। और इसी के अंतर्गत एक समिति और थी जिसको अल्पसंख्यक समिति बोलते हैं, माइनॉरिटीज
माइनॉरिटीज के लिए साथी सब कमेटी थी, अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। क्या बोलेंगे? एच.सी. मुखर्जी थे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, नेहरू जी को कौन सी दो चीजें मिली थी? तो नेहरू जी को आपका दो प्रमुख है, एक तो संघ शक्ति समिति, एक तो संघ शक्ति समिति, ठीक है, ये गलती नहीं करनी, संघ शक्ति समिति, और एक आपका साथी संघ संविधान समिति। क्या बोलेंगे? संघ संविधान समिति, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी को नियम और संचालन समिति, जिसमें से संचालन समिति आपको याद रखना है कि कार्य सही से चले, संचालन सही से हो, संचालन समिति का अध्यक्ष भार इनको दिया गया, संचालन समिति, ठीक है। आगे आएंगे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, कब अडॉप्ट किया गया इसको, यानी कि कब इसको अपना लिया गया, बताएंगे जी, कब अपना लिया गया? तो 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949 या 15 नवंबर 1949 को अपनाया गया। तो क्या बोलेंगे भैया? 26 नवंबर 1949। इसीलिए 26 नवंबर को हम कौन सा दिवस, ये समझ रहे हैं, अंगीकृत अर्थात इस दिन ये पारित हुआ। तो ये किस दिन साथी आपका, आप बोलेंगे भैया इसी दिन को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो ये तो गणतंत्र दिवस हो गया। गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं आपसे कभी कोई पूछे, तो इस दिन हमारे भारत के संविधान को लागू कर दिया गया, इसीलिए गणतंत्र दिवस है। और ये 26 नवंबर क्या है? इसको हम बोलते हैं आपका कानून दिवस। क्या बोलेंगे? इस दिन तैयार हुआ संविधान बन करके, ठीक है। अच्छा, संविधान निर्माण में साथी समय कितना लगा, बताएंगे? संविधान के निर्माण में जो कुल समय लगा आपका, यानी 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, और आपको मैंने बता ही दिया कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। कुल 165 बैठक हुई थी, ये भी बात याद रख लेना। कुल कितनी? 165 बैठक हुई थी, और समय कितना लगा था उसमें? तो क्या बोलेंगे? संविधान निर्माण में जो भैया टाइम लगा वो सारे साथी मेरे हिसाब से जानते होंगे। 2 वर्ष 2 ईयर 11 माह और आपका 11 मंथ्स और 18 डेज, 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। बहुत खूब, बहुत शानदार। आगे भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? बोलेंगे जी, भारत की जो संविधान सभा थी उसमें कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15, 13, 12 और साथी 10 थी। तो कुल महिला सदस्य कितनी थी? 15 थी। मैं आपसे पूछूं 15 में से कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए? क्या बोलेंगे? 15 महिलाओं में से कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए हैं? कितनी महिला ने भारतीय संविधान की जो कॉपी थी, कितनी महिला ने साथी हस्ताक्षर कर दिए थे? तो क्या बोलेंगे? कितनी महिलाएं थी? ये बड़ा जटिल सा प्रश्न हो जाएगा। 15, 12, 8, 7, 13 कह रहे हैं कुछ दोस्त, तो भैया हस्ताक्षर हुए हैं 11 के। और इन महिलाओं से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं याद रख लेना। क्या बोलोगे? विजय लक्ष्मी पंडित उन महिलाओं में से एक थी या नहीं थी? बोलो जी भैया। विजय लक्ष्मी पंडित, इनके साइन है कि नहीं है? जी नहीं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। विजय लक्ष्मी पंडित जी ने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। दूसरा, राजकुमारी अमृत कौर थी। इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रख लेना। राजकुमारी अमृत कौर जी से क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि राजकुमारी अमृत कौर जो है वो भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी, पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। यही थी जो साथी गांधी जी के साथ कहाँ सेवाग्राम आश्रम में रहती थी, राजकुमारी अमृत कौर। सुचेता कृपलानी, और याद रख लेना सुचेता कृपलानी, याद रखेंगे जी भैया। सुचेता कृपलानी को किस चीज के लिए जाने जाएंगे? ये पहली महिला मुख्यमंत्री है, पहली महिला सीएम है, और किस स्टेट की बनी थी? यूपी की बनी थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? इन्हीं के पति हैं जेबी कृपलानी। कितने लोग पहली बार इस बात को जान रहे हैं कि सुचेता कृपलानी के ही पति हैं जेबी कृपलानी। चौथी महिला थी साथी आपका सरोजनी नायडू, इनका हो गया था निधन संविधान लागू होने से पहले ही। सरोजनी नायडू, क्या बोलेंगे? पहली राज्यपाल थी, इनका साथी निधन हो गया था। इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। 5वीं थी साथी आपका लीला रॉय, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। लीला रॉय, तो पूछ लेगा कौन सी निम्नलिखित महिला थी जिसने इस्तीफा दिया था? लीला रॉय ने इस्तीफा दे दिया था। एक है साथी आपका हंसा मेहता, क्या बोलेंगे? हंसा मेहता। इनके पति भी साथी जो आपका ये संविधान सभा है उसके सदस्य थे। क्या कुछ लोग बता सकते हैं इनके पति का क्या नाम था? हंसा मेहता। और 7वां मैं आपसे पूछूं साथी, हंसा मेहता के अलावा और थी आपकी कमला चौधरी,
क्या बोलोगे? कमला चौधरी। और अब आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन। कमला चौधरी जी के बाद में आपका साथी जी दुर्गाबाई हैं। कौन है? जी दुर्गाबाई। ये 8वीं महिला थी। 9वीं महिला का नाम है रेणुका रॉय। क्या बोलेंगे? रेणुका रॉय। साथी आपका 10वीं मालती चौधरी, ये भी क्या हो गई थी साथी? मालती चौधरी। ये भी आपका साथी, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट है दक्षिणायन। क्या बोलेंगे? दक्षिणाई आपका वेलायुधन। एकमात्र महिला कौन थी जो 15 महिलाओं में से दलित थी? क्या बोलेंगे? पहली दलित महिला कौन थी जो संविधान सभा में थी? तो क्या बोलेंगे? वो दक्षिणाई वेलायुधन है। कौन है? दक्षिणाई वेलायुधन है, एकमात्र महिला। एक है बेगम एजाज रसूल। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज। ये क्या है? एकमात्र मुस्लिम थी, याद रखेंगे, बेगम एजाज। और साथी आपका एनी मस्करीनी थी, एनी मस्करीनी थी। और एक थी साथी आपका 14वीं, क्या बोलोगे? अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन। एक नाम शायद हम अम्मू स्वामीनाथन, चलो कोई नहीं, एक नाम याद नहीं आएगा तो अम्मू स्वामीनाथन। क्या बोलेंगे? अम्मू स्वामीनाथन। और अम्मू स्वामीनाथन जी से याद रख लेना साथी आपका कि अम्मू स्वामीनाथन जो है ना, अम्मू स्वामीनाथन, ये दक्षिण भारत से एकमात्र थी। क्या बोलोगे? दक्षिण भारत की पहली हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन सारी महिलाओं में सबसे पहले जो साइन है ना, वो अम्मू स्वामीनाथन के ही है। सबसे पहले हस्ताक्षर भी किसके हैं? वो साथी आपका अम्मू स्वामीनाथन के हैं। भैया थैंक यू फॉर द क्लास। मेरे दोस्त थैंक यू नहीं बोलना, रिजल्ट बना के दिखाना है। मेरा लालच है इस क्लास में कि इस बार एसएससी के हर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको इस कक्षा से दिखाएंगे, और आप उसके गवाह होंगे। आप रिजल्ट बना के दिखाओगे, नौकरी आपको मिल के रहेगी। आप ये बोलोगे भैया मैंने जॉब ली, मेरा आपसे लालच है। ठीक है, आपकी जॉब लगनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही हमारे चैनल की रीड है। आगे आएंगे। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस जगह से मिला है? कि मानव भी था, इसका कहां से मिला है हमको बताएंगे। बहुत बढ़िया, एक साथी ने याद दिलाया, पूर्णिमा बनर्जी। बिल्कुल ठीक लिखा था इन्होंने। 15वीं जो महिला रह गई वो पूर्णिमा बनर्जी। भैया लिख लेना, अभी याद आया आपका कमेंट देख के, बहुत थैंक यू। तो कहां से मिला साथी? ये भीमबेटका से, हथनौरा से, सरायनार नहर से, या फिर दमदमा से। भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में है, हथनौरा साथी आपका मध्य प्रदेश में है, सराय आपका साथी यूपी में है, और साथी अगर दमदमा की मैं बात करूं, ये भी आपका यूपी का स्थल है। लेकिन इनमें से मानव का साक्ष्य मिलता है सबसे पहले हथनौरा से। यहां से मानव की खोपड़ी मिली। कब? 1982 में इसको खोजा गया एएसआई द्वारा। एएसआई समझते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा। और इसी को कहा गया नर्मदा मैन। कौन सी? इसी खोपड़ी को, जो यहाँ से खोपड़ी मिली थी। तो नर्मदा मैन का संबंध किससे है? हथनौरा स्थल से है। और हथनौरा कहाँ पर है साथी? आपका एमपी में। भीमबेटका कहाँ पर है साथी? ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है, बहुत प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्वविद यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने पहली बार भीमबेटका की गुफाएं, अभी मैंने आपको बताया भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है, वो एमपी में। तो उनके जो शैल चित्र है, शैल चित्र बोले जो चट्टान काट करके जो चित्र बनाए गए, जो आपका क्या बोलेंगे, चट्टान काट करके चित्र बनाए गए, उनको बोलते हैं हम रॉक पेंटिंग्स। के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। कौन व्यक्ति है इसने भीमबेटका की गुफाओं को खोज दिया? तो माधव स्वरूप वत्स थे, एचडी संकालिया थे, या वीएस वाकड़कर थे? कौन थे? वीएस वाकड़कर थे। तो मुझे ये बताओ साथी, इन्होंने प्रश्न पूछा था, वीएस वाकड़कर ने आपका जो भीमबेटका की गुफाओं को वो कब खोजा? तो 1957 में खोजा, 1957 में खोजा। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि याद रख लेना कि भीमबेटका की गुफाएं ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। और भीमबेटका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? एसएससी बहुत बार पूछती है, 2003 में। क्या बोलेंगे? 2003 में। अच्छा, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये किस कथानक पर आधारित है? महाभारत पर आधारित है। किस पर? महाभारत का जो भीम है, महाभारत पर आधारित यहाँ पर बहुत सारे चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो ये पुष्टि करते हैं कि महाभारत का जो काल है वो 8000 वर्ष पुराना, यानी आज से महाभारत का वो समय 8000 वर्ष पहले का बताते हैं। आगे आएंगे। ये भीमबेटका की गुफाओं के चित्र हैं, जिनको मैं कह रहा था रॉक पेंटिंग्स। ये देख रही है चट्टान, क्या बोलेंगे, यहाँ पर चट्टान पर ये चित्र बने हुए हैं। तो ये चित्र अंकित किए हुए हैं यहाँ पर। आगे
भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? अभी मैंने बोला मनुष्य के जीवन का, अभी हम बात करें कृषि की। इसी तरह हम इतिहास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? फिर हम इसको प्राचीन, फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक तक लेकर के आएंगे। खोलेंगे भी फटाफट से। गुरुजी पुलिस और रेलवे में तो एसएससी नहीं पूछती, फिर वहाँ के प्रश्न आएंगे कि नहीं? बेटा तुम रहोगे बुद्धू। बुद्धू अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूँ ना कि एसएससी प्रश्न बहुत पूछती है, इसका मतलब है कि क्लास देखने वाले बच्चे एसएससी के ज़्यादा हैं। पूछते सभी वहीं से प्रश्न है। सबका एक ही सोर्स होता है, आधार वही होता है, बस कभी यहाँ का प्रश्न यहाँ, वहाँ का प्रश्न वहाँ, ऐसे होता है ना? ये ठीक है। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगन साथी आपका राजस्थान में स्थित है। लोथल आपका साथी गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। और कोट दीजी भी क्या है? पाकिस्तान में स्थित है। पूछा जाता है कोट दीजी स्थल कहाँ पर स्थित है, या पूछ लेता कौन सा स्थल भारत के बाहर है? तो क्या बोलेंगे? व्यवस्थित कृषि का जो प्राचीनतम परिणाम है, वो आपका प्रमाण हमको मिले, एविडेंस, वो मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। ये कहाँ पर साथी? बोलन रिवर के किनारे है। कौन सी रिवर? बोलन रिवर के किनारे है साथी, ये याद रख लेना। और जो साक्ष्य यहाँ से मिले वो किसके मिले? गेहूं और जौ के मिले। क्या बोलेंगे? गेहूं और जौ के मिले। लेकिन आपसे पूछ ले वर्तमान में कौन सा स्थल खोजा जा चुका है, तो वो यूपी का लहुरा देव है। क्या बोलोगे? वर्तमान में लहुरा देव जो यूपी के साथी संत कबीर नगर में, यूपी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संत कबीर नगर। क्या बोलेंगे? यूपी के संत कबीर नगर में यहां से मिले हैं चावल के साक्ष्य। क्या बोलेंगे? चावल के साक्ष्य। तो ये अब सबसे पुराना हो चुका है। लेकिन ऑप्शन में लहुरा देव नहीं आएगा तो नहीं लिखोगे ना जी? नहीं, क्योंकि यहां से जो मेहरगढ़ से साक्ष्य मिले वो कहते हैं कि चावल का जो आपका खेती है वो 7000 ईसा पूर्व का है। लेकिन यहाँ के जो साक्ष्य मिले हैं वो 9000 ईसा पूर्व के मिल गए हैं। यानी सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ के हो गए हैं? अब वो लहुरा देव आपका उत्तर प्रदेश के हो गए हैं। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। मेहरगढ़ के बारे में साथी ये भी पूछा जाएगा आपसे। क्या पूछा जाएगा? स्थायी जीवन का प्रथम साक्ष्य, स्टेबल लाइफ का पहला एविडेंस कहाँ से मिला? स्थायी जीवन का जो प्रथम साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? जो प्रथम साक्ष्य है वो प्राप्त हुआ है भैया आपका कहाँ से? वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। आपसे पूछ ले साथी पालतू भैंस का प्रथम साक्ष्य, पालतू भैंस के बारे में कहाँ से पता चलता है सबसे पहले? तो हम कहेंगे वो भैया मेहरगढ़ से पता मिलता है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव ने सबसे पहले किस साथी अनाज को प्रयोग किया? गेहूं को, चावल को, जौ को या बाजरे को प्रयोग किया? तो गेहूं और जौ में मुझे बड़ा कन्फ्यूजन है, तो भैया जौ एकदम ठीक उत्तर होगा। ठीक है, ये कब का है? ये 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है कि ये प्रयोग मनुष्य ने किया था। नवटादोली किस राज्य में स्थित है? आजकल साथी अभी मैं आपको आज भी कल भी कई स्थल ऐसे बताऊंगा जो हड़प्पा किस राज्य में, किस नदी के किनारे, इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क करना इसको, टॉपिक को। नवटादोली किस राज्य में स्थित है? तो नवटादोली कहाँ पर है? गुजरात में। क्या बोलेंगे? नवटादोली गुजरात में है। सांकलिया ने इसकी खोज की थी। HD सांकलिया एक नाम अभी पीछे विकल्पों में भी आया था हमारे, तो उन्होंने ही इसकी खोज की थी। मुझे बताओ लोथल जो अभी आया था पीछे, लोथल मैंने कहाँ बताया? गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। और ये सबसे पुराना एकमात्र, क्या बोलेंगे, बंदरगाह, सबसे पुराना डॉकयार्ड, या बोल दूं सबसे पुराना गोदीवाड़ा। क्या बोलेंगे? तीनों शब्दों का इस्तेमाल होता है, गोदीवाड़ा और साथ ही आपका डॉकयार्ड। तो ये सब कहाँ पर स्थित है? लोथल गुजरात में है। अच्छा मुझे बताओ रोपड़ किस राज्य में है? रोपड़ किस राज्य में स्थित है? मुझे आप बताओ धौलावीरा कहाँ पर है? धौलावीरा कहाँ पर है साथी? मुझे आप बताओ रंगपुर कहाँ पर है? मुझे आप बताओ बनावली कहाँ पर है? क्या बोलेंगे? बनावली कहाँ पर है साथी? मुझे आप बताओ अंतरजी खेड़ा कहाँ पर है? अंतरजी खेड़ा, जहाँ से सबसे पहले लोहे के साक्ष्य मिले, अंतरजी खेड़ा ये कहाँ पर स्थित है? तो रोपड़ कहाँ पर है साथी? पंजाब में है। धौलावीरा गुजरात में है। क्या बोलेंगे? गुजरात में है। रंगपुर साथी आपका गुजरात में है। बनावली आपका साथी हरियाणा में है। और अंतरजी खेड़ा ये यूपी में एटा जिले में स्थित है। यूपी वालों, एटा जिले में। यहाँ से क्या मिले थे? सबसे पहले पूछे लोहे के एविडेंस कहाँ से मिले? एविडेंस ऑफ आयरन, लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो अंतरजी खेड़ा हमारा उत्तर हो जाएगा।
भारत के कितने राज्य हैं जो तटरेखा पर स्थित है? तटरेखा अर्थात जो समुद्र से सीमा बनाते हैं, क्या बोलेंगे? 11, 12, 9 या फिर 10 होंगे। कितने राज्य है जी? आंसर आएगा कि भारत के भैया 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। अब मैप हर स्टूडेंट की टेबल पर होना चाहिए। कल जो तैयारी करता है, हाथ से बनाओ या कैसे भी बनाओ, अपनी टेबल पर चिपका देना। देखो जरा ध्यान से, 3 टू लगा दो भाई। पहला ये ब्लू कलर दिख रहा है, ये पानी है। तो पहला कौन है? गुजरात है। दूसरा कौन है साथी? महाराष्ट्र है। तीसरा कौन है साथी? गोवा है। चौथा कर्नाटक है। पांचवा केरल है। यानी कि इस साइड में जो वेस्टर्न कोस्ट है, जो पश्चिमी तट है, उस पर कितने कितने राज्य हैं? पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं भैया? 5 हैं। इधर आएंगे तमिलनाडु 6ठा हो गया, आंध्र प्रदेश 7 हो गया, आपका साथी उड़ीसा 8 हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया 9। क्या बोलेंगे? वेस्ट बंगाल हो गया आपका 9। तो इधर कितने हैं पूर्वी तट पर? तो बोलेंगे भैया पश्चिमी तट पर कितने हैं? जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है, जो पश्चिमी तट है, उस पर कितने हैं वेस्टर्न बैंक पर? तो आप कहेंगे 5 स्टेट हैं भैया, 5 स्टेट हैं। और जो पूर्वी तट है उस पर कितने हैं साथी आपका? तो पूर्वी तट पर बोलेंगे भैया 4 स्टेट हैं। तो समुद्र से सीमा लगने का क्रम क्या है? मुझे बताओ, सबसे लंबी समुद्री सीमा किस राज्य की है? सबसे लंबी जो साथी सी कोस्ट है आपका, सबसे लंबी जो समुद्री सीमा है वो किसका है? सबसे लंबी समुद्री सीमा। तो क्या बोलेंगे? GATM, GATM, गाओ तुम क्या बोलोगे? ये तो गुजरात का सबसे लंबा सीमा। फिर साथ ही आंध्र, ए से अरुणाचल तो नहीं कर दोगे, अरुणाचल समुद्र से नहीं लगाता, अरुणाचल उधर है। क्या बोलेंगे? आंध्र प्रदेश हो गया। टी से साथी तीसरे नंबर पर सीमा है तमिलनाडु की। किसकी? तमिलनाडु की है। और एम से साथी फिर आ जाता है आपका महाराष्ट्र। क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र आ जाता है। गुजरात 1214 किलोमीटर की सीमा बनाता है, सबसे लंबी इसकी याद रख लेना। फिर 973 आंध्र प्रदेश, फिर 906 आपका तमिलनाडु और महाराष्ट्र 652। मुझे बताओ सबसे कम समुद्री सीमा किसकी है? सबसे कम 104 किलोमीटर, जिसके लिए कई बार डेटा 103 किलोमीटर का भी होता है। सबसे कम सीमा किसकी लगती है भैया? छुटकू सा गोवा है। सबसे कम, सबसे कम छुटकू सा गोवा है। मुझे बताओ सबसे लंबी सीमा कौन सा यूटी बनाता है? सबसे लंबी जो समुद्री सीमा है किस यूटी की है? सबसे लंबी समुद्री सीमा क्या बोलेंगे? सबसे लंबी सीमा जो है समुद्री सीमा की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। हमारा क्या बोलेंगे? टॉपिक ही था समुद्री सीमा। तो समुद्री सीमा में साथी मुझे बताएं सबसे लंबा यूटी कौन है? अंडमान। क्या बोलेंगे? अंडमान की। और सबसे छोटा यूटी कौन है? तो सबसे छोटा जो यूटी है वो साथी होगा हमारा लक्षद्वीप, ये याद रखेंगे। और सबसे लंबी सीमा किसकी है? वो अंडमान निकोबार की है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बस इतना जानिए, धीरे धीरे सारी चीजें सिखाएंगे, ठीक है। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है। कन्याकुमारी भारत में कहाँ पर है? बोलेंगे जी भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। अगर मैं साथी बात करता हूँ, भूमध्य रेखा मतलब पूरी जो पृथ्वी है उसकी जो 0 डिग्री लाइन है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, या कर्क रेखा के उत्तर में भारत है, या फिर मकर रेखा के दक्षिण में है, या फिर भूमध्य रेखा के उत्तर में है। इधर उत्तर, इधर दक्षिण। अब मुझे बताओ ये 0 डिग्री है, तो भारत की सीमा कहाँ से शुरू होती है भैया? भारत की सीमा शुरू होती है 8 डिग्री 4 मिनट से। यानी भारत किधर है? भारत उत्तर की तरफ है। भारत किधर है? उत्तर की तरफ है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत होगा। क्या बोलेंगे? यहाँ पर हमारा प्यारा देश भारत है। क्या बोलेंगे? यहाँ पर हमारा प्यारा देश भारत है। 8 डिग्री 4 मिनट। कुछ दोस्त तो ए बता रहे हैं बच्चों भूमध्य रेखा ये है, इक्वेटर इसको बोलते हैं, इसके दक्षिण में, मतलब भारत को आप दक्षिणी गोलार्ध में भेज रहे हैं। भारत के दक्षिणी गोलार्ध में नहीं जी, भारत जो है वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में है भारत। किधर है दोस्त? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। कभी गलती नहीं करनी है, कभी भी ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। आगे आएंगे। निम्नलिखित द्वीपों में के युग्मों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? 10 अंश के द्वारा, ठीक है, बताएंगे। 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में कौन सा बांटा जाता है? क्या बोलेंगे जी? कौन सा बांटा जाता है? गजब तरीके से बताएंगे। तो कौन सा है? सुमात्रा और जावा कह दूं, मालदीव और लक्षद्वीप,
निकोबार और सुमात्रा भैया अंडमान और निकोबार, इन्हीं को बांटा जाता है 10 डिग्री चैनल के द्वारा। 8 डिग्री किस किस का विभाजन करता है? मालदीव और मिनिकॉय को। किसको? मालदीव और मिनिकॉय को। यहां पर मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, मुझे बताना, मालदीव और मिनिकॉय। 9 डिग्री पूछे लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। किसको? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। और आपका 10 डिग्री मैं आपको बता ही चुका, अंडमान और निकोबार को। 11 डिग्री साथी बांटता है आपका अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप और साथी आपका किसको? कन्नूर को, जिसको कन्नौर भी हम कहते हैं। अभी मैंने एक चीज बताई आपको कि भारत कौन से गोलार्ध में है, बताएं। तो आप सबने कहा, यहां पर देख लेते हैं दोस्त एक बार, आप सबने कहा भारत किस गोलार्ध में है? आपने कहा कि भैया भारत जो है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में है। ये बात ठीक थी। इसको हमने क्या बोला? भूमध्य रेखा। ये कितनी लाइन होती है? इसी को हम 0 डिग्री लाइन बोलते हैं। इसी को साथ ही हम इक्वेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर कहते हैं। भारत कहाँ पर स्थित है दोस्त? भारत जो स्थित है दोस्त हमारा, वो याद रख लेना, भारत स्थित है हमारा, क्या कहेंगे जी? भारत स्थित है भैया हमारा कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, ये जो भूमि है ये कहां से शुरू होती है ये आपको पता होना चाहिए। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, अच्छा ये जो भारत का यहां पर लाइन है ये कितना है? ये 37 डिग्री साथी आपका 6 मिनट है। ये सबको पता होना चाहिए। यानी मुझे बताओ 23 डिग्री जो उत्तरी होगी वो इन दोनों के बीच से गुजरेगी, हाँ या ना? भाई 23 डिग्री जो है वो 8 डिग्री और 37 डिग्री के बीच में कहीं आएगा। तो किसके पास आएगा ज्यादा? तो भैया 37 के पास आएगा। तो यानी 23 डिग्री से कौन सी गुजरती है हमारी यहां से? ये 23 डिग्री जो है साथी, इसको उत्तरी पे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं इसको? कर्क रेखा बोलते हैं। और साथी अगर कभी आपसे पूछे 23 डिग्री दक्षिण में क्या होगा? 23 डिग्री दक्षिण में साथी क्या होगा आपका? यहां पर मकर रेखा। तो कम से कम 3 इन रेखाओं का ज्ञान आपको अभी होना चाहिए। 0 डिग्री बिल्कुल बीचों बीच से बांट दे, ये क्या है आपका? ये भूमध्य रेखा। इसका जो ऊपर वाला भाग है ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। और इसका जो नीचे वाला भाग है साथी ये क्या है? ये दक्षिणी गोलार्ध है। इतनी बेसिक जानकारी अगली कक्षाओं के लिए याद रखेंगे? जी भैया याद रखेंगे। तो आगे चलें भैया, अगले प्रश्न पर आएंगे। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बोलेंगे भाई फटाफट से, क्या बोलेंगे? 22 में क्या हो गया? एक बच्चा कह रहा है। अरे ठीक है भाई, बताओ भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? फटाफट से बोलेंगे। गजब तरीके से, गजब तरीके से सब लोगों का उत्तर है सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु। तो यानी कि भारत में अगर हम साथी बात करते हैं आप लोगों से, तो आपसे पूछ रहा है वो कि भैया सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा। मैप हमारे पास है, उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे दूरस्थ बिंदु होता है आपका कन्याकुमारी। ठीक होगा क्या? कई साथियों का उत्तर आता हुआ नहीं जी, इंदिरा पॉइंट होगा। बहुत गजब है। देखो इसी चीज को मैं आपको समझाऊंगा। सुदूरस्थ जैसे बोला कि यानी कि सबसे जो दूर है, इसी को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इसी को पिगमिलियन पॉइंट बोलते हैं। और इसी का और क्या नाम होता है बताएंगे? इसी को हम क्या बोलते हैं आपका? इसी को भैया हम पिगमिलियन पॉइंट बोलते हैं। पिगमिलियन पॉइंट इसी को कहा जाता है। और इसी को कहा जाता है दोस्त आपका पार्सन पॉइंट। क्या कहते हैं? पार्सन पॉइंट इसी का नाम है, पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ठीक है। और कन्याकुमारी को हम क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी को बोलते हैं कैप कैमोरिन। क्या बोलते हैं? कैप कैमोरिन, इसी को बोलते हैं कन्याकुमारी को। अब आते हैं हम भारत के नक्शे पर। वापस देखना यहाँ से, ये चीजें तो अब मैं मिटा देता हूँ यहाँ से एक बार, है ना। यहाँ पर चलो मिटाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। उत्तरी बिंदु कौन सा है साथी? बोलेंगे आपका, क्या बोलेंगे यहाँ से? अगर हम शुरू यहाँ से करते हैं, और दक्षिणी भूमि कहाँ पर है हमारी? यहाँ पर है। यानी यहाँ पर तो है हमारा कन्याकुमारी। तो अगर पूछे जमीनी अंतिम कौन सा है, जमीनी अंतिम कौन सा है, तो हमारा उत्तर आएगा साथी आपका कन्याकुमारी। और सबसे उत्तरी पूछ ले तो इंदिरा कॉल। यानी कॉल ऊपर से करनी है, कॉल ऊपर से करनी है, और कन्याकुमारी कहाँ है? नीचे है, ठीक है। ये इंदिरा कॉल हुआ। यही 8 डिग्री है, 8 डिग्री 4 मिनट है। और ये इंदिरा कॉल जो है इसकी स्थिति क्या है? वो 37 डिग्री और साथ ही आपका 6 मिनट है। अच्छा, सबसे पूर्वी पूछ ले, अरुणाचल में कौन सा होगा सबसे पूर्वी बिंदु? ई फॉर ईस्ट,
वो किबिथु है। क्या होगा वो किबिथु होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा। इसकी स्थिति साथी बताइए मुझे, किबुथु की क्या होती है? तो इसकी स्थिति है पूर्वी देशांतर 97 डिग्री और 25 मिनट। क्या बोलेंगे? 97 डिग्री 25 मिनट। और सबसे जो पश्चिम है वो कौन सा है साथी? वो है हमारा यहाँ पर गुहार मोती। किस राज्य में है गुहार मोती बताएं? गुहार मोती भैया गुजरात में है। क्या बोलेंगे? गुहार मोती भैया यहाँ गुजरात में स्थित है। और इसकी अगर स्थिति की मैं बात करूं तो ये 68 डिग्री और 7 मिनट पर है। 68 डिग्री और 7 मिनट। चारों का साथी आपको अंशांशीय, ये क्या हो गया? भारत का अंशांशीय विस्तार हो गया। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट भारत का अंशांशीय विस्तार है। और अगर देशांतरीय विस्तार की मैं बात करूं तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। याद रहेगा हमेशा? ओके, आगे चलेंगे। ये मैं उन साथियों के लिए भी बताता हूं जिनको याद नहीं होता, तो आपको उन साथियों का भी कहते हैं ना, मेहनती और जो ईमानदार होशियार छात्र होता है वो अपने कमजोर साथी का हाथ कभी नहीं छोड़ता, उसको भी साथ लेके चलता है। आगे आएंगे, बोलेंगे भी फटाफट से। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में से सूर्य दिखाई देता है? बताएंगे भैया, फटाफट से बताएंगे सारे दोस्त, उत्तर देंगे। कौन सा राज्य है जिसमें सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है? बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड होगा, या फिर नागालैंड होगा। तो क्या बोलेंगे? सूर्य सबसे पहले अरुणाचल, अरुण मतलब सूर्य का ही आंचल, सूर्य के आंचल को ही हम अरुणाचल कहते हैं। क्या सूर्योदय का टाइमिंग है यहाँ पर? बोलेंगे तो 4 AM, 4 AM 2 घंटा पहले लगभग। क्या बोलेंगे? 4 AM। और सूर्यास्त का समय है यहाँ पर 4 PM। ठीक है। किस गांव में ये होता है सबसे पहले? गांव कौन सा है? वो डोंग गांव है। क्या बोलेंगे? डोंग गांव में हमको ये जानकारी मिलती है। और डोंग गांव में साथी इसकी जो खोज हुई वो 1999 में हुई। कब हुई खोज? 1999 में हुई, ये याद रख लेना। भारत में सबसे अंत में सूर्यास्त कहाँ पर होगा? अब आप समझ गए होंगे, अगर उदय आपसे पूछा अरुणाचल तो सूर्यास्त कहाँ पर होगा? सबसे पहले, सबसे अंत में गुजरात में, गुहार मोती पर, किबुथु पर सबसे पहले सूर्य दिखेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? क्या बोलेंगे? वो विकसित है, अविकसित है, विकासशील है या फिर पिछड़ी हुई है? तो क्या बोलेंगे भैया? अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हम क्रम से चलेंगे तो सबसे पहले प्रश्न यही आते हैं। तो क्या बोलेंगे जी? ये डेवलपिंग है, विकासशील है। और विकासशील का मतलब क्या होता है? यानी कि ये आपका मिश्रित एक अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित का मतलब होता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का मिलन है। सार्वजनिक यानी कि आपका पब्लिक, और निजी अर्थात आपका प्राइवेट सेक्टर का क्या है? इसमें एक सह अस्तित्व है, दोनों साथ रहते हैं, सह अस्तित्व होता है इसमें, ये बात याद रख लेना। विकासशील की पहचान क्या है साथी? जैसे आजकल क्या होता है, एसएससी स्टेटमेंट के क्वेश्चन देने लग गया और बाकी एग्जाम में भी, वनडे एग्जाम में आने लगा है, तो बोलेगा आपसे भारत के विकासशील होने का प्रमुख कारण है कि यहाँ पर कृषि मुख्य व्यवसाय है। एक स्टेटमेंट दिया, क्या ये सही बात है? आप बताएं, यस और नो। मानते हैं इस बात को कि भारत में कृषि मुख्य व्यवसाय है? यहाँ की विशाल जनसंख्या भी एक कारण है, एक डेंस पॉपुलेशन जो यहाँ पर है साथी, उसको भी कारण मानते हैं या नहीं मानते? बोलेंगे अनबैलेंस्ड जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो आपका असंतुलित आर्थिक विकास है, उसको भी हम कारण मानेंगे। असंतुलित जो आर्थिक विकास है, जी भैया, उसको भी हम कारण मानेंगे, असंतुलित आर्थिक विकास को। क्या मैं आपसे बात करूं, क्या हम जो लो पर कैपिटा इनकम है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, उसको भी एक कारण मानेंगे? जी भैया, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जी हाँ। एक है छिपी हुई बेरोजगारी, जिसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी, यानी इसको भी हम एक कारण मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जी भैया। तो ये सब पहचान है, किसकी पहचान है? ये सारी लिखेंगे, मैं आपसे कभी भी पूछूंगा तो आपके फिंगर टिप्स ये होनी चाहिए कि भैया ये पहचान है विकासशील अर्थव्यवस्था की। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है जो भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? और याद रख लेना, इकोनॉमिक्स के अब वो प्रश्न गए कि इकोनॉमिक्स के जनक कौन है। हो सकता है मैं आज की कक्षा में आपको बहुत बेसिक चीजें बताऊं, लेकिन फिर हम चलेंगे उस लेवल की तरफ। बहुत अच्छे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आजकल पूछता है। क्या बोलेंगे? धन की न्यून कार्य ऊर्जा, बोले प्रति व्यक्ति कम आय,
या फिर आपसे बोले पूंजी निर्माण की जो साथी आपका न्यून दर है, या फिर प्राकृतिक संसाधनों की जो कमी है। प्राकृतिक संसाधनों की जो कमी है बताएंगे एक बार, क्या इसमें कोई कारण है? बोलेंगे भाई फटाफट से, आगे आएंगे। लिखित में से कौन सा लक्षण जो भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? क्या कहेंगे? धन की न्यूनतम ऊर्जा कार्य क्षमता भारतीय अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? जी हाँ, ये तो बिल्कुल है। प्रति व्यक्ति आय जो है हमारे यहाँ कम है साथी? जी हाँ। पूंजी निर्माण जो है साथी हमारे यहाँ पर कैपिटल को जो ग्रो करना, जो फॉर्मेशन है वो कमजोर है। लेकिन हमारे यहाँ भाई प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, ये बात याद रखेंगे, हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। भैया क्लास को 1 घंटा 30 मिनट में कराए। बच्चों आज के शुरू के 15 मिनट जो हमारे गए हैं ना, वो चर्चा में गए हैं, वो सिलेबस डिस्कशन में गए हैं, तो वो 15 मिनट 1 घंटे 30 मिनट में हर रोज हो जाया करेगी। डोंट वरी भैया। एक बार नवटादोली को देखिए, मध्य प्रदेश, नवटादोली बिल्कुल मध्य प्रदेश में है साथी। प्रश्न संख्या बताएं कौन से में था, क्या हमने इसको गलत मार्क किया है? नवटादोली बिल्कुल मध्य प्रदेश में होगा। प्रश्न संख्या बताएं किस में था ये? 18। शायद हमने इसमें गलत मार्क कर दिया, मैं देख लेता हूँ एक बार, यहीं कहीं होगा। नवटादोली दोस्त हमने यहाँ पर गलत मार्क किया, गुजरात में नहीं होगा। नवटादोली कहाँ पर है? नर्मदा नदी के किनारे है भाई, मध्य प्रदेश में। रियली सॉरी, इसको ठीक करेंगे सारे दोस्त, नवटादोली को ठीक करेंगे। नवटादोली मध्य प्रदेश में स्थित है। बताइए भारत में जो गरीबी का आकलन है वो किसके द्वारा किया जाता है? बताएंगे भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? जी बिल्कुल ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया लकी राठौर जी, बहुत थैंक यू। भारत में राष्ट्रीय गरीबी आयोग करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग करता है, नीति आयोग का कार्यदल करता है। कौन करता है? नीति आयोग का वर्कशिप ग्रुप करता है। दरअसल में क्या था साथी, पहले एक संस्था थी नेसएसओ, एनएसएसओ, जिसको बोलते थे नेशनल, क्या बोलते थे? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस था। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, सबको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ में एक संस्था और थी आपकी सीएसओ, इसको बोलते थे हम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस था ये। क्या था? केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस था सीएसओ। पहले ये करते थे आपका, लेकिन क्या हुआ कि 23 मई 2019 को इन दोनों का विलय हो गया। कितने दोस्त बताएंगे कि आपका एनएसएसओ और सीएसओ, यानी कि जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस था, उसको मिलाकर के नया क्या बना दिया गया? नया क्या बना दिया गया? तो क्या बोलेंगे? एक नया संगठन बना जिसको हम बोलते हैं मॉस्पी। क्या बोलते हैं? मॉस्पी बोलते हैं। और मॉस्पी का फुल फॉर्म याद रख लेना, मिनिस्ट्री फॉर, क्या बोलेंगे? मिनिस्ट्री फॉर आपका स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्या बोलेंगे? प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये नया क्या बन गया साथी आपका? ये मॉस्पी बना। अब यही क्या करता है? यही साथी आपका गरीबी का आकलन करता है। क्या बोलेंगे? गरीबी का आकलन। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी? अच्छा मुझे बताएं, भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली साथी? क्या बोलेंगे? कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली साथी? क्या बोलेंगे? तो हम कहेंगे भैया आपका, बोलेंगे फटाफट से, गजब तरीके से बताएंगे, बहुत शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। उत्तर नहीं, इनको छोड़ो, जो बच्चे उत्तर दे रहे हैं उनको दिखाएं। क्या बोलेंगे भैया? भैया भारत में बहुत सही उत्तर दिया, 1951 से 56 ये पहली थी। मैं आप सब लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग इन सब का कार्यकाल याद रखेंगे। 1961 से 66 ये तीसरी थी, 66 के बाद में गैप रहा, 1900 फिर आपका 69 से साथी 1974 थी, फिर 1974 से साथी आपका 1980 थी, 80 के बाद में साथी आपका 1974 से नहीं सॉरी 1969 से 74 थी, और 1974 से क्या थी? फिर 1978 थी। 78 के बाद 80 में गैप था, फिर 1980 से 85 थी, फिर 1985 से 90 रही आपका, 1985 से 90 रही, फिर 90 से 92 एक गैप था साथी, और 90 से 92 के बाद में फिर 1997 से साथी फिर आपका 2002, और 2002 से साथी फिर आपका 2000 आपका 7, और 2007 से साथी आपका फिर 2012,
और ये आपका 2012 से जो 17 थी ये 12वीं थी। लेकिन क्या ये पूरी चल पाई थी? आप कहेंगे नहीं जी। 2015 में क्या हो गया था, इसका खात्मा हो गया था और योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की जगह आ गया था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी कि आपका जो पंचवर्षीय जो योजना आयोग प्लानिंग कमीशन जो था उसकी जगह नीति आयोग ने ले ली 2015 में। ठीक है, तो मुझे बताएं 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल कितना था? ये क्या थी? ये पहली थी और ये साथी आपका 12वीं योजना थी। तो इतना हर अपने छात्र से उम्मीद करूंगा कि वो इनको याद रखे। अब चीज़ें फिर कम हो जाएंगी, एटलीस्ट इतना पता रहेगा तो फिर आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। एक दोस्त ने कहा लव यू और गुस्से में कहा मेरे भाई प्यार गुस्से की चीज़ थोड़ी है, दिल विल भेजो तो बात बने। आगे आएंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा एक जोड़ा है जो सही नहीं है? बताएंगे। किलोवाट आवर विद्युत हो गया आपका, सेल्सियस ताप हो गया, गुणक को रक्त में, मल्टीप्लायर रक्त का होता है और रिक्टर स्केल आर्द्रता का। यानी किलोवाट घंटा विद्युत को मापता है, जी हाँ एकदम ठीक है। सेल्सियस में ताप मापा जाता है, जी हाँ। ब्लड को आपका मल्टीप्लायर्स में मापा जा सकता है, यूनिट्स में भी नपता है, मल्टीप्लायर में भी नपता है, ठीक है। और रिक्टर स्केल क्या साथी ह्यूमिडिटी का है? नहीं जी, रिक्टर स्केल भैया भूकंप का माप करता है। किसका? भूकंप का। किसको? आपका भूकंप की माप ये करता है। मुझे बताओ अगर पूछे फिर आर्द्रता किससे मापेंगे, ह्यूमिडिटी किससे नापेंगे? तो वो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। किससे? हाइग्रोमीटर से भैया नापी जाती है। अच्छा मुझे बताओ वायुमंडलीय दाब जो होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? तो आप कहेंगे भैया उसको बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे? बैरोमीटर से। जो वायु का वेग है, बोलेंगे भी फटाफट से, वेलोसिटी ऑफ एयर को किससे नापते हैं? एनीमोमीटर से नापते हैं। किससे? एनीमोमीटर से मापते हैं। और ताप को साथी मैं आपको बता ही चुका, सेल्सियस से। तो इस तरह से बताएंगे। अगली यूनिट पर आएंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, जो जोड़ा सही नहीं है? क्या होगा? दाब को किससे मापेंगे? पास्कल से मापा जाता है। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मेजर करते हैं। ऊष्मा और आपका साथी ऊर्जा को जूल में मेजर करते हैं। क्या? जी भैया दोनों को करते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता है वो क्यूरी में मापी जाती है। तो क्या बोलेंगे इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता है वो क्यूरी में नहीं मापी जाती। ठीक है, रेडियो एक्टिव क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो एक्टिविटी है उसको बैकुरल में मापते हैं। किस में मापते हैं? बैकुरल में मापते हैं। क्या बोलेंगे? उसको हम बैकुरल में मापेंगे। कुछ तो ए बता रहे हैं भाई, दाब का मात्रक पास्कल नहीं होता क्या? कितनी कॉमन बात है। तो क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता है, एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, वो बैकुरल में मापी जाएगी। ठीक है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है भाई, देखो मुझे नहीं पता आपकी किस टाइम कौन सी क्लास है क्या नहीं है। मैंने आपसे 1.5 घंटे मांगे हैं। अब इसमें या तो आप एक्सक्यूज देते रहना, पीडीएफ कहाँ मिलेगी मेरी, ये क्लास वो क्लास, आपके एक्सक्यूज आपके जिम्मे, वो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ रहेंगे। मैं आपके लिए अपने बिजी शेड्यूल से 1.5 घंटे निकाल के लाया। उस 1.5 घंटे में क्वेश्चन के चुनाव, क्लास को तैयार करना, चीज़ों को, नए फैक्ट्स को याद करना, उसमें एक ऊर्जा लगती है, वो मैं समय आपके लिए निकाल के लाया हूँ। तो वो आप देखेंगे भाई आपका समय कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाया होता है, या कहाँ पर आप उसका एडवांटेज लेते हैं या कैसे खर्च करते हैं। तो क्या बोलेंगे भैया? क्या बोलेंगे? जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो क्या बोलेंगे भैया? भौतिक परिवर्तन है जी। फिजिकल मतलब चेंज है। भौतिक परिवर्तन वो सभी परिवर्तन होते हैं जिनमें उत्क्रमणीयता होती है, जो रिवर्सिबल होते हैं। यानी जल से भाप बनी तो भाप से जल बनेगा या नहीं बनेगा? यस और नो? जी बनेगा। जैसे मैं बोलूं जल से बर्फ बना दिया आपने, अगर मैं बर्फ को फिर से पिघला दूं तो साथी क्या फिर से बताएंगे एक बार, जल से फिर बर्फ, तो ये फिजिकल चेंज होगा कि नहीं होगा? मैंने किसी कॉपर से तांबे का एक वायर बना लिया पिघला करके, तो तार को फिर से मैं तांबे में बदल सकता हूं या नहीं? लोहे से मैं साथी आयरन से एक मैग्नेट बना लेता हूं, लोहे से एक चुंबक मैंने बना ली, रिवर्सिबल है या नहीं है? बताएंगे एक बार। जी भैया, अगर उत्क्रमणीयता है, रिवर्सिबल है, यानी कि वही अवस्था यदि वापस मिल जाए, लिख लो, वही अवस्था वापस प्राप्त हो जाए, वही अवस्था वापस मिले, तो क्या होगा? आपका फिजिकल चेंज होगा। तो केमिकल चेंज में तो फिर ऐसा नहीं होगा। जैसे दूध से दही बने, तो दही से दूध बना दोगे क्या वापस? अब भैया जादू से बना देंगे। जादू से नहीं बनाना है,
ठीक है, विज्ञान से बनाना है। क्या बोलेंगे? दूध से दही, फल का पकना, फल का पकना, एक बार फल कच्चा और फिर पक गया तो पक के उसको फिर से कच्चा कर दोगे क्या? नहीं भैया, नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल जैसी चीजें यानी कि रिवर्सिबल नहीं है, वही अवस्था फिर से ना मिले तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन। कागज को जला दो, ठीक है, किसी लव लेटर को, और कागज जल गया, राख बन गई, तो उसमें जो दिल बना हुआ था लाल वो फिर से नहीं मिलेगा, जो उसने स्केच से लक्सर से जो रंग भरा था वो नहीं मिलेगा उसमें, वो खत्म हो जाएगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है सदैव। क्या बोलेंगे? क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? देखो ये आपका अगर मैं बात करूं, सोरेनसेन ने इसकी खोज की और कितने तापमान पर उसने ये बताया, सोरेनसेन ने खोज की, तापमान इसमें मुख्य विषय है। तो क्या बोलेंगे? आपका एल सोरेनसेन ने 25 डिग्री सेल्सियस पर कुछ मेजरमेंट बताए, उसने कहा 0 से 14। अब देखो मुझे बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, देखो कितने गलत देंगे। सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, मुझे बताना फटाफट से कि अम्लीय कब होता है। अम्लीय किसी चीज को आप क्या कब कहेंगे? 0 से 6 के बीच, 0 से 6 के बीच यदि उसका पीएच है, 0 से 7 के बीच उसका पीएच है, या मैं बोलूं 0 से 7 से कम उसका पीएच है, 0 से लेकर 7 से कम उसका पीएच है, या फिर आपका साथी 0 से लेकर के 14 तक उसका पीएच है। तो बताएं 1, 2, 3 या 4, संख्या लिख दो बस। आगे ना 0 से 7 पे बी वाले कितने हैं? 0 से 7 वाले सारे गलत है। यही हमारी चीजें छोटी छोटी गलत होती हैं जिनको हमें ध्यान से पढ़ना होता है। 0 से 7 वैल्यू नहीं होती। 0 से शुरू करके जिन साथियों ने बताया 7 से कम, उनके लिए क्लैपिंग। तो 0 से क्या बोलेंगे? 7 पे तो भाई आपका क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। 7 पे क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? एसिडिक होगा। तो 0 से तो स्टार्ट करना है, लेकिन 7 से कम पे रहना, क्योंकि 7 पे पहुंचते ही क्या हो जाएगा? 7 नहीं लेनी है वैल्यू, 7 से कम। और 7 से 14 मत बोला करो। किसी भी क्षार को, इसको क्या बोलेंगे? क्षार। ये क्या है? अम्ल है। ये एसिड है, ये एसिड की साथी प्रॉपर्टी है। और बेस की प्रॉपर्टी क्या है? बेस कब होगा? 7 से ज्यादा होना चाहिए। 7 से 14 नहीं बोलना है, 7 से ज्यादा, और क्या बोलेंगे? 14 तक, तब होगा क्षार आपका। ये प्रॉपर्टी याद रख लेनी है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? हमेशा 7 से अधिक होगा, हमेशा 7 से अधिक होगा। कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? फिर हम चलेंगे विटामिन, बीमारी, उनके सोर्सेज, फिर उनके केमिकल नेम, ऐसे क्रम से बढ़ना है। क्या बोलेंगे? कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? जल में साथी कौन कौन से घुलनशील होते हैं? वो होते हैं बी और सी। हम ऐसे याद करते थे इसको, वसा में घुलनशील, वसा बोलते थे बी और सी। तो बी और सी को ही छोड़ दो। कीड़ा, KEDA, यानी ADEK। जल में कौन कौन से? वाटर में सॉल्यूबल हैं साथी बी और सी। वाटर में सॉल्यूबल हैं आपके बी और सी। और साथी फैट में कौन से सॉल्यूबल हैं? जो फैट में साथी आपका क्या बोलेंगे? सॉल्यूबल हैं, वो हैं आपके साथी कौन कौन से? वो हैं ADEK। हमारा शरीर निम्न में से कौन से विटामिन बनाता है? बोलेंगे भी फटाफट से। क्या बोलेंगे? हमारा शरीर साथी निम्न में से कौन से विटामिन बनाता है? भैया डी बना लेता है। एक तो ए और बी को बना लेगा क्या? नहीं जी, बी और सी को नहीं, डी बनाता है। और इसकी वजह से उत्तर आपने ठीक कर लिया। तो डी तो बन जाता है धूप से, चलो मैंने बता दिया। मुझे बताओ विटामिन के कहाँ से बनेगा? तो जो हमारा साथी इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है, हमारी आंत में जो जीवाणु है, वही क्या बनाता है? आंत्र के जो जीवाणु हैं वो साथी आपका इंटेस्टाइन का जो बैक्टीरिया है वही विटामिन के को बनाता है, यानी हमारे खाने से बात बनाता है। और विटामिन डी किससे? धूप। हम में से बहुत सारे लोग धूप में, गर्मियों में धूप को मिस करते हैं, लेकिन सुबह की जो धूप है वो आपके लिए वरदान है, वो आपको लेनी चाहिए। एटलीस्ट 10 मिनट की धूप तो आपको लेनी चाहिए। गाँव के बच्चे तो ले लेते हैं, ठीक है। आगे आएंगे। भारत के किस विषय में? भैया कंप्यूटर के प्रश्न जरूर जोड़ना। हाँ ये साथी मैंने पहले ही सोच लिया। साइंस एंड टेक में जैसे ही हम आगे आगे बढ़ेंगे ना कवर, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपको कंप्यूटर क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आगे, भारत में किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदल के निरंजन साहा स्टेडियम रख दिया गया? ईडन गार्डन कोलकाता भारत का चौथा बड़ा स्टेडियम है, क्या इसका नाम बदला गया? नहीं जी। सौराष्ट्र
क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल दिया गया, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, जो कि गुजरात में स्थित है। डीवाई पाटिल कहाँ का स्टेडियम है? मुंबई का स्टेडियम है। और आपका साथी क्या बोलेंगे? एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम। आप लोग बताओ कहाँ पर है? तो स्वामी जी मैंने बताया था ना, ये दो स्टेडियम बड़ा कंफ्यूज करते हैं। ये बंगलुरु कर्नाटक में है। स्वामी जी कहाँ पर रहते हैं? स्वामी जी बंगलुरु में रहते हैं, ठीक है। ये कौन सा है? एम चिन्ना स्वामी। एक है चिदम्बरम स्टेडियम, वो साथी कहाँ का है? एम में चिदम्बरम, उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं चिदम्बरम में और चिन्ना स्वामी। तो चिन्ना स्वामी बंगलुरु का है और चिदम्बरम कहाँ का है वो आप बताएंगे, ठीक है। आगे आएंगे, नेक्स्ट। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली जो पहली महिला वैज्ञानिक है वो कौन बनी है? तो पहली महिला वैज्ञानिक बन गई हैं अदिति सेंडे। ये साथी जो आपका जीडी बिड़ला पुरस्कार है, ये 50 वर्ष से कम के, कितने से कम होनी चाहिए? 50 एज से कम का कोई इंसान होना चाहिए, उसी को मिलेगा जीडी बिड़ला पुरस्कार, जिसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। जीडी बिड़ला पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी। और इनको जो मिला है, ये मिला है कंप्यूटिंग नवाचार के लिए। किसके लिए? कंप्यूटिंग नवाचार, यानी कि कंप्यूटिंग इनोवेशन के लिए इनको मिला है। किसके लिए? कंप्यूटिंग इनोवेशन, कंप्यूटिंग नवाचार के लिए इनको मिला है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या हो गया? क्वेश्चन 29 क्या पूछ रहे हैं? अबे यार ठीक है भाई 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 मेरे, ठीक है। आगे आएंगे, नेक्स्ट है। वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसने बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है? बहुत बढ़िया तरीके से बताएं। तो किसने जीता? एनिमल ने, 12th फेल ने, पठान ने, या फिर जवान ने? तो किसने जीता है साथी? जवान मूवी ने जीता है दादा साहब फाल्के में। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वो शाहरुख खान। किस मूवी के लिए? जवान फिल्म के लिए। क्या बोलेंगे? शाहरुख खान को किस मूवी के लिए मिला? जवान फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड्स में किसको मिला? वो मिला नयनतारा को। किसको? नयनतारा को। किस मूवी के लिए? जवान फिल्म के लिए। अच्छा मुझे बताएं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन रहा? बेस्ट डायरेक्टर कौन रहा? बेस्ट डायरेक्टर, डायरेक्टर बोले तो निर्देशक का अवार्ड किसको मिला है? जो मिला था आपका, किसको? एनिमल मूवी के लिए। किसके लिए? एनिमल मूवी के लिए मिला। और एनिमल मूवी के लिए किसको मिला? संदीप रेड्डी को मिला। किसको? संदीप रेड्डी को मिला साथी, ये याद रखना है। अच्छा मुझे बताएं, बेस्ट आपका विलेन का किसको मिला? बेस्ट विलेन का किसको मिला? वो मिला बॉबी देओल को। किस मूवी के लिए? समझ गए होंगे भैया, एनिमल के लिए ही मिला। किसके लिए? एनिमल के लिए ही मिला है, ठीक है। ये बेस्ट क्या बोलेंगे? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में मिले हैं। आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? आईसीसी अवार्ड 2023 में तो किसको मिला है? पैट कमिंस को मिला है। और ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है साथी। कौन है ये? ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है साथी, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है। अच्छा अगर मैं बात करूं आपसे इस बार के आईसीसी अवार्ड्स की, तो याद रख लेना वो किसको मिला है 2023 में? पैट कमिंस। अच्छा पैट कमिंस के बारे में एक और बात याद रखें, ये आईपीएल में दूसरे महंगे खिलाड़ी बने। मुझे बताओ आईपीएल में इस बार सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना? दूसरे महंगे खिलाड़ी ये बने। और सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने थे? इनकी जो बोली थी साथी वो 20.5 करोड़ थी, ठीक है। और सबसे महंगे खिलाड़ी मिशेल स्टार्क। सबसे महंगे जो बने इस बार कौन बने? वो बने साथी आपका मिशेल स्टार्क। और मिशेल स्टार्क की जो बोली गई थी वो गई थी 24.75 करोड़। किस टीम के लिए? कोलकाता नाइट राइडर्स। और साथ ही पैट कमिंस थे आपका सनराइजर हैदराबाद के लिए। सनराइजर हैदराबाद के लिए। मुझे बताओ अगर मैं ओडीआई की बात करता हूं, ओडीआई की बात करता हूं, ओडीआई में अगर हम बात करें, क्या बोलेंगे भैया? सबसे महंगे खिलाड़ी, तो सबसे महंगे खिलाड़ी की बात होगी। अगर मैं आईसीसी अवार्ड्स की बात करता हूं, आईसीसी अवार्ड्स के लिए प्लेयर ऑफ द, यानी मेंस में ओडीआई में कौन रहा साथी आपका? ओडीआई में बताओ मुझे, टेस्ट में बताओ, और साथ ही T20 में बताओ। ओडीआई में अपने विराट कोहली रहे। क्या बोलेंगे? चीकू। क्या नाम है इनका उपनाम? चीकू को इस बार ओडीआई में रखा गया। टेस्ट में साथी आपका उस्मान ख्वाजा। मुझे बताओ उस्मान ख्वाजा का संबंध किस टीम से है? उस्मान ख्वाजा दोस्त मेरे ऑस्ट्रेलिया से। और T20 में साथी आपका कौन? स्काई, सूर्य कुमार यादव भारत से। क्या बोलेंगे? सूर्य कुमार यादव।
S फॉर सूर्य, K फॉर कुमार, Y फॉर यादव, सूर्य कुमार यादव आपका। आगे आएंगे, पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, किस मंत्रालय द्वारा? तो आपका कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसमें क्या होता है, जो साथी कामगार होते हैं, क्या बोलेंगे, जो साथी कामगार होते हैं उनको 15,000 रुपए की सहायता दी जाती है। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 15,000 रुपए की साथी, क्या 15,000 रुपए की साथी आपका जो आर्थिक सहयोग राशि दी जाती है, क्या दी जाती है, आर्थिक सहयोग राशि दी जाती है। और आपके लिए होमवर्क का एक क्वेश्चन है, होमवर्क है साथी आपका कि अभी हमारे वर्तमान में सूक्ष्म मध्यम, क्या बोलेंगे, वर्तमान में हमारे जो सूक्ष्म लघु और मध्यम जो आपका उद्यम मंत्रालय है, जिसको हम एमएसएमई इंडस्ट्री कहते हैं, एमएसएमई मिनिस्ट्री कहते हैं, इस मंत्रालय ये किसके अधीन है, यानी इसके मंत्री कौन है, ये आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। और ये होमवर्क का क्वेश्चन सारे साथियों को उत्तर में बताना है। वर्तमान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन है, ये आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। कक्षा आपको कैसी लगी? आज हमने शुरुआत में साथी 15 मिनट बातें की होंगी, तो शुरुआत की 15 मिनट का वो समय जरूर आप लोगों का खर्च हो गया होगा, ठीक है, लेकिन उसका बड़ा महत्व है। आने वाले समय में साथी मैं आपके लिए स्ट्रेटजी की वीडियो बना दूंगा कि सीजीएल के लिए किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, लेकिन आप सब कुछ भूल करके, सारे बहाने छोड़ करके 40 सेट मेरे साथ तैयार करेंगे, तो मैं आपका भाई आपसे फिर प्रॉमिस करता हूं, हर रोज प्रॉमिस नहीं करूंगा, हर रोज बातें नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट होगा और वो कंटेंट आपको तैयार करना होगा। बस अंत में आपके कुछ शब्द चाहूंगा वीडियो के बाद में, जो साथी बाद में भी देखें, बोलना भैया प्रॉमिस जिस दिन ये 40 सेट खत्म होंगे, हो सकता है 2-4 दिन मुझे ज़्यादा लगे, लेकिन 40 सेट ये मेरे फिंगर टिप्स रहेंगे। ये 40 सेट मैं इस 2024 की परीक्षाओं में इन 40 सेट को बिगड़ तैयार करे नहीं जाऊंगा। मेरा कोई भी एग्जाम हो, मैं एटलीस्ट 40 सेट जरूर करके जाऊंगा। बाकी साथी आप जो करते हो, जिनको लगता हो कि मेरा कहीं और से कुछ बेहतर होता हो, तो मैं कहूँगा कि आपको बेहतर विकल्प का चुनाव करना चाहिए। हर रोज़ हर एक व्यक्ति, हो सकता है कि मेरी बातें झूठ हों और हर कोई इस बात को कहता ही है यूट्यूब पर, और यूट्यूब ऐसा ही हो चुका है, लेकिन मेरे भी शब्द बाकी सब की तरह ही हैं, क्योंकि पता इसका, हकीकत इसकी परीक्षा के बाद चलती है। तो उम्मीद करूंगा कि आप सब यशस्वी होंगे, विजयी भव होंगे, और एक वाह हर रोज 40 दिन आनी चाहिए, जिसमें साथी 1.5 घंटे की जो ऊर्जा आपकी जाएगी उसको 30 सेकंड में रिफ्रेश करेंगे कि तुमसे कहनी आज कुछ बात पुरानी है, कि तुमसे कहनी कुछ बात आज पुरानी है, यार मेरे इस दिल की तू इकलौती रानी है। क्लास के लिए बोल रहा हूं मैं, 3 बजे की इस शाम की क्लास के लिए। तुमसे कहनी आज कुछ बात पुरानी है, यार मेरे इस दिल की तू इकलौती रानी है, जो ना कह पाया बरसों वो बतलानी है, इश्क है तुमसे मुझे बात तुमको बतानी है। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, मिलते हैं कल शाम 3 बजे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू, लव यू ऑल।